गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संदीप कुमार गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज। आज आपका सेशन 2 घंटे का लूंगा, जो कि 10 बजे से 12 बजे तक का है। और जो सब्जेक्ट आज की क्लास में मुझे असाइंड है वो कॉर्पोरेट लॉज। आप सभी बीकॉम ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर सीबीसीएस के स्टूडेंट्स हैं और कॉर्पोरेट लॉ आपका एक कोर पेपर है जिसका एग्जाम आपका 100 नंबर का होगा। 100 नंबर से मतलब है जो मार्क्स आपको दिए जाएंगे मार्कशीट में वो 100 में से मिलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये पेपर 75 नंबर का आता है। अब 75 से 100 कैसे होगा, ये स्केल अप हो जाएगा और स्केल अप होके आपके जो मार्क्स लगेंगे वो 100 में से ही लगेंगे। तो जब भी मैं रेफर करूंगा यहाँ 75 मार्क्स के पेपर के हिसाब से रेफर करूंगा, क्योंकि रेगुलर के बच्चों का पेपर भी 75 मार्क्स का होता है। उनकी इंटरनल असेसमेंट होती है, वो आपकी नहीं है, इसीलिए वो 75 से 100 आपके ऑटोमेटिकली स्केल अप होकर लग जाएंगे। तो आज की क्लास में मुझे जो पढ़ाना है यूनिट 3, और यूनिट 3 जो है उसका टाइटल क्या है, मैनेजमेंट एंड मीटिंग्स। तो अब सबसे पहला सवाल आया होगा कि सर यूनिट 3 से क्यों शुरू करें, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि कोविड-19 में जब पूरे ऑल इंडिया में जो लॉकडाउन हुआ था मार्च के महीने में, उस समय आपकी पीसीपी की क्लासेस चल रही थी और वो बंद करनी पड़ी, क्योंकि उस समय बंद करना वो अनिवार्य था। और तब तक आपकी यूनिट 1 और यूनिट 2 रेगुलर क्लासेस में जरूर कवर हो गई होगी। तो अब यूनिट 3 से मुझे स्टार्ट करना है यहाँ पर मैनेजमेंट एंड मीटिंग्स। पिछले 3 दिन से आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट की क्लासेस ले रहे थे और अब ये 3 दिन जो है कॉर्पोरेट लॉज आपको पढ़ाया जाएगा। तो यूनिट 3 जितना हो सकेगा आज मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। यूनिट 4 कल और यूनिट 5 परसों। तो इन 3 क्लासेस में आपको यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 का एक ओवरव्यू देने की कोशिश की जाएगी मेरी तरफ से। तो यूनिट 3 टाइटल है, जैसा मैंने बताया, मैनेजमेंट एंड मीटिंग्स। और इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं एसओएल की पूरी टीम को थैंक करना चाहूंगा। एसओएल के चेयरमैन गवर्निंग बॉडी प्रोफेसर बलराम सर, ओएसडी डॉक्टर यूएस पांडे, के टीचर इंचार्ज डॉक्टर केबी गुप्ता, डॉक्टर सुमन वर्मा और एसओएल की पूरी नॉन टीचिंग टीम, टेक्निकल टीम, मिस्टर मोहित खन्ना, मोहसिन साहब आज मेरे साथ हैं, राजेंद्र जी कल मेरे साथ थे, मिस्टर वीरेंद्र हैं। तो ये सब मिलकर लगे हुए हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं ताकि इस डिफिकल्ट सिचुएशन में ये क्लासेस स्टूडेंट इंटरेस्ट में बेस्ट पॉसिबल वे से कंडक्ट की जा सके। तो इस बैकग्राउंड के साथ अब मैं स्टार्ट करता हूं यूनिट 3, जिसका टाइटल है मैनेजमेंट एंड मीटिंग्स। तो सबसे पहले यूनिट 3 की वेटेज क्या होगी एग्जाम में। एग्जाम में इसकी वेटेज है बच्चों 20 मार्क्स आउट ऑफ 75 मार्क्स पेपर। तो अगर 75 नंबर का पेपर होता है तो उसमें 20 नंबर, काफी सिग्निफिकेंट है, आपको समझ आ रहा होगा सुनकर कि 20 नंबर का जो पेपर आएगा वो कॉर्पोरेट लॉस का यूनिट 3 से आएगा। एक बार ये भी आप समझ लो कि पेपर का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे उसके 3 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए बी सी, और ऑप्शन में फिर होगा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए बी सी। तो क्या मतलब हुआ, या तो क्वेश्चन नंबर 1 के पहले वाले ए बी सी तीनों पार्ट करो या दूसरे वाले ए बी सी तीनों पार्ट करो, और ये तीनों पार्ट्स ही 5-5-5 नंबर के होंगे। तो क्या समझ आया, क्वेश्चन नंबर 1 15 नंबर का हो गया, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी 15 नंबर का, 3, 4, 5। तो टोटल 5 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन 15-15 नंबर का, और हर क्वेश्चन के 3-3 पार्ट्स होंगे और वहां आपको इंटरनल चॉइस होगी। लेकिन जो पार्ट आपने सेलेक्ट किया, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की पहली ऑप्शन सेलेक्ट की तो उसके ए बी सी तीनों पार्ट्स करने होंगे, या फिर क्वेश्चन नंबर 1 की दूसरी ऑप्शन सेलेक्ट की तो उसके ए बी सी तीनों पार्ट्स करने होंगे। तो ये आपको समझना है कि पेपर का स्ट्रक्चर क्या है। तो यूजुअली जो इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, या सबसे छोटा भी मैं कहूं तो 5 ही नंबर का पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 ए बी सी जो भी क्वेश्चन होगा वो 5-5 नंबर के पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। तो टोटल 15-15 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे और हर एक में इंटरनल चॉइस होगी। तो ये आपको समझने की जरूरत है। अब इसके बाद देखो, ये तो हुआ बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फ्रेमवर्क पेपर का। जब भी मैं लॉस पढ़ाना शुरू करता हूं तो बच्चे ये पूछते हैं सर इसमें एक सेक्शंस आते हैं ज्यादा, कि ये सेक्शन 160, सेक्शन 220, तो ये हम याद करें, कितने सेक्शंस याद करें, याद करना बड़ा मुश्किल है।
तो यहाँ आप ये समझ लो कि याद जितना हो सकता है तो कर लो, नहीं तो फोकस किस चीज पर रखो, कंटेंट पर। आपसे पूछा गया अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बताओ, तो 1 मिनट जो सेक्शन था वो आपको नहीं भी याद है तो आप अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के प्रोविजंस लिख दो और वो सही लिख दो, तो बस मार्क्स आपको मिल जाएंगे, कोई ऐसा सच नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये जरूर याद रखो कि अगर गलत सेक्शन मेंशन करोगे तो नुकसान जरूर होगा। तो पहले फोकस आप कॉन्सेप्ट को, कंटेंट को समझने में लगाओ, उसकी टेक्निकलिटीज पर बाद में जाना। अगर जितना याद कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं होने वाली है। तो इसमें एक कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं सर सवाल कितना लंबा लिखना है, तो इसमें लंबे से कोई मतलब नहीं होता, कंटेंट के मार्क्स मिलते हैं, कितना सही आपने लिखा है। तो 5 नंबर का सवाल है, हो सकता है 3 लाइन लिखी और 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे, अगर वो सही आपने लिखा है, एग्जैक्टली उसने जो पूछा है वही चीज आपने लिखी है। और हो सकता है कई बार 5 नंबर के सवाल को करने के लिए 1-1.5 पेज भी लिखना पड़ेगा। तो क्या क्वेश्चन है उस पर फोकस करो, प्रिसाइजली उसमें क्या पूछा गया है उस पर फोकस करो, और उसके हिसाब से आप अपने आंसर को फ्रेम करने की कोशिश करो। तो ये सब जो बेसिक बातें थी जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछा करते हैं, उस चीजों को पहले मैंने आंसर कर दिया ताकि यहाँ क्वेश्चंस आपके इन बातों से रिलेटेड ना आए। आपके पास एक क्यूए टैब है, आप मेरी लेक्चर के दौरान जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं तो उस क्यूए में लिखते रहें। करीब 35-40 मिनट के बाद एक हम 5 मिनट का पहला ब्रेक लेंगे, वही 10:35-40 के आसपास, और उस ब्रेक से आने के बाद मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। और साथ साथ इस लेक्चर की फीडबैक भी आप वहां क्यूए सेशन में ही लिखते रहें, क्योंकि मैं आपको फेस टू फेस नहीं देख पा रहा हूं तो बॉडी लैंग्वेज से नहीं समझ आएगा कि आपको कितना समझ आया। तो आपकी फीडबैक जो आप लिखेंगे उससे मुझे पता चलेगा और वो मुझे एनकरेज करेगी आगे और अच्छा करने के लिए। तो अब देखो यूनिट 3 जिसमें सिलेबस में क्या लिखा है कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए। अच्छा, यहाँ एक और चीज देखो, कुछ बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या 10 ईयर्स को देखते हैं, तो देखना तो चाहिए लेकिन थोड़ा सिलेबस चेंज हुआ है, तो स्पेसिफिकली आप ये ध्यान रखो वो क्वेश्चंस मत याद कर लेना जो पिछले कोर्स में थे और अब नहीं है। तो आपको इसीलिए अपने लेटेस्ट सिलेबस को ध्यान रखना है और उसके हिसाब से जो यूनिट 3 उसमें क्या क्या टाइटल्स आपको कवर करने हैं अब वो मैं पढ़ रहा हूं, देखो समझो ध्यान से। क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें कौन कौन से टाइप्स के डायरेक्टर्स आप बात करेंगे। एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट, अभी इनको देखो डिटेल में हम बात करेंगे, पहले एक समझ लो कि इस यूनिट में कवर क्या होना है। एडिशनल, ऑल्टरनेट, कैजुअल डायरेक्टर्स, वुमेन डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, डायरेक्टर आइडेंटिटी नंबर या डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी बोलते हैं, तो DIN, अपॉइंटमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, लीगल पोजीशन, पावर एंड ड्यूटीज, की मैनेजरियल पर्सोनल। इसमें की मैनेजरियल पर्सोनल में क्या पढ़ना है, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर एंड होल टाइम डायरेक्टर। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, बोर्ड मीटिंग्स। बोर्ड मीटिंग्स में क्या पढ़ना है, मीटिंग्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो सिलेबस है देखो, जो टॉपिक्स लिखे हैं सीधे सीधे इन्हीं पर क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। और जब मैं बोल रहा हूँ 20 नंबर की वेटेज है तो 5-5 नंबर के 4 सवाल और उसकी ऑप्शन में 5-5 नंबर के 4 सवाल, तो समझो 8 सवाल 5-5 नंबर के इस यूनिट से आने हैं। तो 8 सवाल आने हैं तो इन्हीं टॉपिक्स में आपके क्वेश्चंस फ्रेम हो रखे होंगे। तो शेयर होल्डर्स मीटिंग्स में क्या पढ़ना है, एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, ईजीएम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, कन्वीनिंग एंड कंडक्ट ऑफ मीटिंग्स, इन मीटिंग्स को कैसे कन्वीन किया जाएगा, रेक्विजिट ऑफ अ वैलिड मीटिंग जो हमने की वो सही है वो कैसे पता चलेगा, रिजोल्यूशंस मीटिंग्स में जो पास किए जाएंगे वो कौन से, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन, इसके बारे में आप पहले पढ़ भी चुके होंगे। पोस्टल बैलेट, ई वोटिंग। तो अब इसमें देखो एक और ये चीज समझ लो कि जो आपका कवर नहीं भी हो पाता है समय के अभाव के कारण, तो सिंपली आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल ई वोटिंग पढ़ना चाहते हो तो गूगल पर लिखो ई वोटिंग अंडर कंपनीज एक्ट 2013, तो एकदम लेटेस्ट मटेरियल आपको मिल जाएगा जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो ये समझना है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से हम ये कॉर्पोरेट लॉस पढ़ रहे हैं, तो उसी के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं। ये देख लेना कि कोई भी जो भी बुक से आप पढ़ रहे हो वो पुरानी ना हो, 1956 कंपनीज एक्ट के प्रोविजन ना दे रखे हो। हमें जो पढ़ना है कौन सा कंपनीज एक्ट पढ़ना है,
Companies Act 2013 which has been amended till date from time to time. तो जो उसके अमेंडमेंट्स आए हैं वो सब इनकॉर्पोरेट करते हुए कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ना है। तो जैसे अभी मैंने बात की थी बुक्स की, तो अगर कोई बुक आप ले चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखो, लेकिन जो अच्छी बुक्स हैं मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ इनमें से कोई भी एक बुक, एक से ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि जो भी बुक आपके पास हो वो लेटेस्ट एडिशन हो। लेटेस्ट एडिशन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग बुक्स में बी यूज्ड। तो कौन सी? कॉर्पोरेट लॉज बाय डॉक्टर अनिल कुमार, टैक्समैन पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली। तो या तो आप ये अनिल कुमार सर की बुक ले लेंगे, या कॉर्पोरेट लॉज बाय डॉक्टर रीना चड्डा एंड डॉक्टर सुमन चड्डा, स्कॉलर टेक प्रेस, न्यू दिल्ली। An easy approach to corporate laws by Professor J.P. Sharma, Any Books Private Limited, New Delhi. Corporate laws by Dr. Bhushan Kumar Goyal, सिंगल पब्लिकेशंस, न्यू दिल्ली। तो जो भी बुक आपने ले रखी है बस ये ध्यान रखना है कि करंट ईयर की, मतलब 2019 वाली, या फिर एक आध साल पुरानी हो, उससे ज्यादा पुरानी ना हो, नहीं तो फिर आप पुराने प्रोविजंस पढ़ लेंगे और वहां आपके नंबर एग्जामिनेशन में कटेंगे। ये जो मटेरियल अब मैं यूज करूंगा यहाँ पढ़ाने के लिए, ये सब आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। ये जो लेक्चर मैं ले रहा हूँ ये लेक्चर का वीडियो बन रहा है और उस वीडियो को आप एक्सेस कर पाएंगे मेरे लेक्चर के खत्म होने के बाद। किस तरीके से, जिस तरीके से आपने लेक्चर में आने के लिए लॉगिन किया था, कोई लिंक आपको आया होगा, उस लिंक को दोबारा क्लिक करोगे, जिस भी तरीके से आपने लेक्चर अटेंड करने के लिए प्रोसेस किया था, लेक्चर के बाद अगर वो प्रोसेस आप दोबारा करेंगे तो ये रिकॉर्डेड वीडियो, जैसा मुझे बताया गया है टेक्निकल टीम के द्वारा, तो रिकॉर्डेड वीडियो आप देख पाएंगे। और ये मटेरियल जितना भी मैं यहाँ पढ़ाऊंगा ये आपको मिल जाएगा। तो ना तो रिकॉर्डेड लेक्चर की चिंता करें, ना मटेरियल की चिंता करें। अब फोकस करें, जो आपको समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसे ध्यान से पढ़ना है। सब्जेक्ट थोड़ा टेक्निकल है बच्चों, तो ध्यान से आप सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे, और कोई उसी से रिलेटेड डाउट है तो आप पूछते रहेंगे, तो इस सेशन का ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। तो अब यूनिट 3 में बेसिकली 2 चैप्टर्स हुए, जैसा हम कह रहे थे, टाइटल क्या था? मैनेजमेंट एंड मीटिंग्स। तो अभी इस सेशन में मैं कंपनी मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट वाले पोर्शन को स्टार्ट करूंगा और कोशिश करूंगा कि यूनिट 3 का कम से कम 40%, मतलब लगभग 8 नंबर की वेटेज 75 में से, या 100 में से कम 11 नंबर की वेटेज जो है वो आज इस 2 घंटे के सेशन में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो जब आप इस सेशन में 12 बजे जाएंगे तो मानकर चलिए लगभग 100 में से 11 नंबर का आपका तैयार हो जाएगा और मेरे साथ साथ याद हो जाएगा। बट असेंशियल कंडीशन क्या है कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुने, समझें और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं मुझे पूछते रहें। तो कंपनी मैनेजमेंट में देखो, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? मीनिंग ऑफ डायरेक्टर्स। ऊपर था ना सिलेबस में लिखा हुआ था क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। तो क्लासिफिकेशन से पहले तो हमें समझना है ना डायरेक्टर है कौन। तो डायरेक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है कंपनी में? तो you all know company is an artificial person and it cannot function on its own। कंपनी क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन होती है, अपने आप तो काम नहीं कर सकती, अपने आप तो साइन नहीं कर सकती। तो द पर्सन्स थ्रू whom the company acts and does its business are known as directors in the simple words। तो सिंपल वर्ड्स में हम डायरेक्टर्स किसको कहते हैं? वो पर्सन्स जिनके द्वारा कंपनी अपना काम करती है, अपना फंक्शनिंग करती है, तो वो डायरेक्टर्स कहलाते हैं। लेकिन अब जब हम कंपनीज एक्ट 2013 की बात करें तो वहां डायरेक्टर्स की देखो क्या डेफिनेशन दे रखी है। द टर्म डायरेक्टर इन कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 34। तो अब एक बार कह रहा हूं, इस 234 की चिंता मत करो, मतलब याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप लिख देना बस सीधा सीधा कि डायरेक्टर एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2013 is a director appointed to the board of a company। तो सेक्शन सबसेक्शन याद हो जाता है तो अच्छा है, नहीं तो सीधा सीधा याद करो, एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट बोर्ड में अपॉइंट गया है। तो देखो डायरेक्ट वो तो डेफिनेशन नहीं मिली, बस इन्होंने अपनी स्पेसिफिक एक डेफिनेशन दी हुई है कि डायरेक्टर से क्या मतलब है? अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। वैसे अभी मैंने सिंपल वर्ड्स में क्या बताया? डायरेक्टर से क्या मतलब है?
पर्सन थ्रू whom a company acts and conducts his business, कंपनी जो अपना बिजनेस करेगी किसके माध्यम से करेगी वो डायरेक्टर कहलाता है। डायरेक्टर की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 में। वो डायरेक्टर है कौन? अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। तो बोर्ड में जो डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है वो डायरेक्टर है। तो अब बोर्ड से क्या मतलब है? देखो, वो बोर्ड डिफाइन किया गया है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 10। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड, ऊपर रेफरेंस था ना बोर्ड का, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड से क्या मतलब है? इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस द कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो जब सारे डायरेक्टर्स की एक कलेक्टिव बॉडी तैयार होगी तो वो क्या कहलाएगी? बोर्ड ऑफ द कंपनी। तो डायरेक्टर कौन है? जो बोर्ड में है, और बोर्ड कौन है? जिसमें कलेक्टिव डायरेक्टर हैं। तो ये डेफिनेशंस कंपनीज एक्ट के हिसाब से दी हुई हैं। तो अब तक मुझे समझ में आया कि आप मीनिंग ऑफ डायरेक्टर्स अच्छे से समझ चुके होंगे। यहाँ एक और बात समझने की है कि एज पर सेक्शन 149 of the Companies Act 2013 only individual can be appointed as a director of a company। तो इस पॉइंट को हम आगे दोबारा डिस्कस करेंगे जब क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर्स की बात करेंगे। तो इंडिविजुअल मतलब जैसे मैं हूं, जैसे आप हैं, तो हमको डायरेक्टर बनाया जा सकता है। किसी पार्टनरशिप फर्म को डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता, किसी कंपनी को दूसरी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता। तो समझ आया ना कि इंडिविजुअल को डायरेक्टर बनाया जा सकता है। and it is mandatory for every company to have a board of director। और हर कंपनी के लिए क्या जरूरी है कि उसके पास एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए। तो अब क्या समझ आया? देखो, डायरेक्टर कौन है? द पर्सन थ्रू whom the company acts or conducts its business। डायरेक्टर की डेफिनेशन क्या है? अ डायरेक्टर हु इज अपॉइंटेड टू द बोर्ड। बोर्ड की डेफिनेशन क्या है? द कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स। और इसके साथ साथ डायरेक्टर के लिए क्या जरूरी है कि ही मस्ट बी एन इंडिविजुअल। वो इंडिविजुअल होना जरूरी है। एंड इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी टू हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इससे क्या मतलब हुआ कि हर कंपनी के पास एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए। जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है तो कंपनी फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। तो अब देखो, हम सेकंड पॉइंट पर आ गए, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अभी हमने कहा ना एवरी कंपनी मस्ट हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन क्या होगा? The composition of board of directors should be as follows। तो इस तरह का कंपोजिशन होगा। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 मैक्सिमम 15 नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये पब्लिक कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या है, ये यूनिट 1 में आप अच्छे से पढ़ चुके होंगे। थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूँ। पब्लिक कंपनी में क्या था? मिनिमम 7 मेंबर्स, मैक्सिमम 200 मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 नहीं, सॉरी, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम इज नॉट लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी में क्या था? मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम इज 200। तो ये जो भी कंडीशंस आप ऑलरेडी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी की पढ़ चुके थे। प्राइवेट कंपनी रेस्ट्रिक्शंस लगाती थी शेयर्स को ट्रांसफर करने पर, तो अपने शेयर्स को इजीली पब्लिक को इनवाइट नहीं करती थी। तो ये मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अभी हमें किस चीज पर फोकस करना है? कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन क्या होगा? पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 15 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो कम से कम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? 3, और ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए? 15। और ये जो डायरेक्टर्स होंगे उसमें से एटलीस्ट 1/3 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो जो लिस्टेड पब्लिक कंपनी होगी उसमें कम से कम 1/3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। तो इस पॉइंट को हम आगे दोबारा डिस्कस करेंगे कि ये 1/3 ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स से क्या मतलब है। तो अभी क्या याद करो, पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर? 3, और मैक्सिमम कितने डायरेक्टर? 15। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर? 2 एंड मैक्सिमम कितने डायरेक्टर? 15। तो मैक्सिमम देखो यहाँ भी 15 है, मिनिमम बदल गया। 1 पर्सन कंपनी, आपने पढ़ा होगा यूनिट 1 में कि 1 पर्सन कंपनी मतलब वो कंपनी जो एक ही पर्सन के द्वारा काम करेगी, तो उसमें एक ही मेंबर होता है, और मेंबर से मतलब शेयर होल्डर होता है। तो ये समझ कर चलिए आप। तो 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम कितना डायरेक्टर होगा? 1, और मैक्सिमम 15 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं। और एक और चीज समझनी है कि एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर
फॉर सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो जिन कंपनीज के लिए प्रेस्क्राइब किया हुआ है उनको कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर भी रखना होगा। तो अब ये कौन सी कंपनीज के लिए प्रेस्क्राइब्ड है, इसको जब हम बात करेंगे वुमेन डायरेक्टर की तो वहां पर ठीक से डिस्कस करेंगे। तो मैं फिर बता रहा हूं कि कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या ध्यान रखना है। आप सभी को याद हो चुका है मेरे साथ साथ कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, मैक्सिमम 15, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, मैक्सिमम 15, 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर कंपनी को एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रखना पड़ेगा। ऊपर बताया था ना सेक्शन 149 के हिसाब से जब तक कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं होगा तो कोई कंपनी फंक्शनिंग नहीं कर सकती है। और कुछ कंपनीज जो स्पेसिफाइड है उसमें कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर होना अनिवार्य है। और ये कौन सी कंपनीज हैं इसकी बात अभी हम आगे जब क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स की बात करेंगे वहां वुमेन डायरेक्टर आपको पढ़ाया जाएगा तो उस समय इसको ठीक से आप समझ पाएंगे। तो कौन सी कंपनीज के लिए ये अनिवार्य है। अब यहाँ पर एक और बात समझने की है, एटलीस्ट 1 डायरेक्टर हु हैज स्टेड इन इंडिया for minimum 182 days in the previous calendar year। तो आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें कम से कम एक डायरेक्टर ऐसा जरूर होना चाहिए जो इंडिया में रहा हो कम से कम 182 दिन, 182 डेज इन द प्रीवियस कैलेंडर ईयर। तो जो पिछला कैलेंडर ईयर था, तो अभी हम बात कर रहे हैं, हम कहां पर हैं आज 30 अप्रैल 2020। तो पिछला कैलेंडर ईयर क्या था, 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक। तो अगर हम आज की बात कर रहे हैं, आज हमारे पास जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा उसमें कम से कम एक ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए जो 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 के बीच में कम से कम कितने, कम से कम 182 डेज इंडिया में रहा हो। तो ये बात हमने की कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। तो पब्लिक कंपनी 3 मिनिमम 15 मैक्सिमम, प्राइवेट कंपनी 2 मिनिमम 15 मैक्सिमम, 1 पर्सन कंपनी मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम अगेन 15, at least 1 woman director for specified companies and board of directors में कम से कम एक ऐसा डायरेक्टर जो कि पिछले कैलेंडर ईयर में कम से कम 182 डेज इंडिया में रहा होना अनिवार्य है। तो अब देखो हम कहां पर शुरू कर रहे हैं, बेसिकली जहां से सिलेबस में मेंशन्ड था क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। तो उसमें कुछ टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स लिखा था, एडिशनल, ऑल्टरनेट, और वहां पर कैजुअल डायरेक्टर्स, वुमेन डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये सब टर्म्स मेंशन्ड थी। तो अभी क्योंकि ऊपर हमने बात की वुमेन डायरेक्टर की कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक वुमेन डायरेक्टर होनी अनिवार्य है कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज के लिए। तो अब देखो मैं वुमेन डायरेक्टर पर आ रहा हूं। तो कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर, तो वुमेन डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए कौन सी कंडीशंस हैं। तो ऊपर मैंने बताया था ना सेक्शन 149 बेसिकली कहता था कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमें रखना पड़ेगा। तो उसी सेक्शन की रेफरेंस में अब ये डिस्कशन चल रहा है। एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 of the Companies Act 2013, read with Rule 3 of the Companies Appointments and Qualifications of Directors, Rule 2014। अब ये जो पूरा सेंटेंस है आप इसके बदले सिर्फ इतना भी लिख दोगे एज स्पेसिफाइड इन कंपनीज एक्ट 2013 तो बस चल जाएगा। मतलब ये 149(1) और ये रूल अगर याद कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप सीधा सीधा बस लिख दो एज स्पेसिफाइड इन कंपनीज एक्ट 2013 द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एट लीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। तो इस तरह की कंपनी को कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी अनिवार्य है। तो अब ये कौन सी कंपनीज है, देखो एवरी लिस्टेड कंपनी, तो जो भी लिस्टेड कंपनी है, एवरी अदर पब्लिक कंपनी, अदर मतलब जो लिस्टेड नहीं है मगर पब्लिक है, तो उसके लिए क्या है, देखो पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 करोड़ और मोर। तो या तो उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या फिर टर्नओवर ऑफ 300 करोड़ रुपीस और मोर, तो या उसकी टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा हो। तो या तो पब्लिक कंपनी
या पब्लिक, कौन सी जो लिस्टेड है, एवरी लिस्टेड कंपनी, तो लिस्टेड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको वुमेन डायरेक्टर रखना पड़ेगा। लेकिन अगर लिस्टेड नहीं है तो क्या देखना है आपको कि अगर वो पब्लिक कंपनी है तो या तो उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा होनी चाहिए, या फिर टर्नओवर 300 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो ये वो कंपनीज हो गई जो स्पेसिफाइड कंपनीज थी। तो फिर एक बार समझ लो, लिस्टेड कंपनीज जो भी हैं उनको तो कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर रखना ही रखना है। अगर लिस्टेड नहीं है, एवरी अदर पब्लिक, अदर मतलब नॉन लिस्टेड, तो एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ रुपीस और मोर, तो या तो उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाए, या फिर उसकी टर्नओवर 300 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा हो जाए, तो उसको एक वुमेन डायरेक्टर रखना पड़ेगा। तो वुमेन डायरेक्टर समझ आ गया कि कौन सी कंपनीज को रखना है। तो अब देखो टाइम फ्रेम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर। तो वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना कब तक है, क्या टाइम पीरियड आपको मेंशन्ड है। तो एवरी एग्जिस्टिंग कंपनी से क्या मतलब है, जो 2013 में जब कंपनीज एक्ट आया ये नया वाला, तो उस दिन जो ऑलरेडी कंपनी फंक्शन कर रही थी, every existing company shall comply with this requirement within 1 year of the commencement of this act। तो उसको 1 साल का समय दे दिया गया कि ये एक्ट जब से लागू होगा, जब से कमेंस होगा, उसके 1 साल के अंदर अंदर अगर आप ऊपर स्पेसिफाइड कंपनीज के अंदर हैं तो एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट कर लें। कंपनीज एक्ट 2013 की कमेंसमेंट डेट देखो मैंने मेंशन की है, वो क्या थी, सितंबर 12 2013। तो मतलब सितंबर 12 2013 से 1 साल, वो कब खत्म हुआ, सितंबर 11 2014। तो 11 सितंबर 2014 तक जो पुरानी कंपनीज थी, पुरानी मतलब जो कंपनीज एक्ट 2013 से पहले इनकॉर्पोरेटेड थी, उन सबको, अगर वो लिस्टेड कंपनी थी या अदर लिस्टेड कंपनी, अदर पब्लिक कंपनी थी, अगर वो पेड अप शेयर कैपिटल या टर्नओवर के प्रोविजन में आई थी, तो उसको एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी था। अब इसमें देखो, जो नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, मतलब द कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट, मतलब अंडर द एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013। तो जब भी मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगा, एक्ट मेंशन करूंगा, तो हम कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं, Companies Act 2013। The company which has been incorporated under the Act shall comply with the provisions of Section 149 subsection 1 within a period of 6 months from the date of its incorporation। तो जो अब नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही हैं, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट हो रही हैं, अगर वो स्पेसिफाइड कंपनी की कैटेगरी में आती हैं, तो उनको कितने महीने में, 6 महीने में एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी है। कौन से 6 महीने में, फ्रॉम द डेट ऑफ देयर इनकॉर्पोरेशन। तो क्या समझ आया, जो पुरानी कंपनीज थी उनको 1 साल का समय दे दिया गया, जो कंपनीज नई इनकॉर्पोरेट हो रही हैं कंपनीज एक्ट 2013 में, उनको उनकी इनकॉर्पोरेशन डेट से 6 महीने का टाइम दिया गया, अगर वो स्पेसिफाइड कंपनी की कैटेगरीज में आती हैं तो वुमेन डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए। तो अब देखो, कैजुअल वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर। कैजुअल वैकेंसी मतलब अगर कोई अनफोर्सीन सिचुएशन हो गई कि जैसे वुमेन डायरेक्टर की डेथ हो गई, तो अब क्या होगा, उसके बदले हम क्या करेंगे। तो इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर, the same has to be filled by the board at the earliest। तो अगर कोई वुमेन डायरेक्टर की डेथ हो गई, कोई कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बोर्ड को जितना जल्दी से जल्दी हो सके एक दूसरा वुमेन डायरेक्टर ही अपॉइंट करना जरूरी है। इसके लिए टाइम पीरियड कितना गिवन है देखो, बट नॉट लेटर देन इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। तो या तो जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी उसमें अपॉइंट कर लो, और 3 months from the date of such vacancy whichever is later। तो दोनों, लेटर मतलब इन दोनों में से जो भी चीज बाद में होती है उसको आप ध्यान रखेंगे। तो बोर्ड मीटिंग नेक्स्ट जो है, अगर 1 महीने में हो गई तो उसी में आप वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट कर लेंगे, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है,
3 महीने का टाइम, तो विच एवर इज लेटर, तो 1 महीना जिसमें आपने मीटिंग करी या 3 महीने मिल रखे हैं तो 3 महीने के अंदर कर दोगे। या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, 3 महीने में भी बोर्ड मीटिंग नहीं हुई तो 4 महीने में अगर होती है तो 3 महीने या बोर्ड मीटिंग, तो उस केस में 4 महीने तक का टाइम आपको मिल जाएगा। तो कैजुअल वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर, तो समझ में आ रहा है क्या कि वुमेन डायरेक्टर की अगर कोई कैजुअल वैकेंसी है उसको कौन भरेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वैसे डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कौन करता है, इन जनरल मेंबर्स ऑफ द कंपनी करते हैं। मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स, वो अभी हम डिटेल में जब अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स की बात करेंगे तब समझाएंगे। वुमेन डायरेक्टर की अगर कैजुअल वैकेंसी है तो बोर्ड उसको अपॉइंट करेगा, कब, अर्लीएस्ट, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, बट नॉट लेटर देन इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, या तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में कर लोगे, और 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी, या फिर जिस दिन वो कैजुअल वैकेंसी हुई थी उसके 3 महीने के अंदर अंदर, विच एवर इज लेटर, मतलब बोर्ड मीटिंग या 3 महीने, इन दोनों में से जो भी बाद में आता है वो आपको ध्यान रखना है। वो टाइम पीरियड है मैक्सिमम गिवन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर। तो अब वुमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। स्पेसिफाइड कंपनी में कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर रखनी जरूरी है। जो पुरानी कंपनीज थी, मतलब 2013 से पहले इनकॉर्पोरेटेड, उसमें हमें क्या करना था, 1 साल का टाइम दे दिया गया था। जो कंपनीज अब 2013 में इनकॉर्पोरेट हो रही हैं उनको 6 महीने का टाइम दिया गया है। अगर वुमेन डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होती है तो वो कौन भरेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कितने समय में भरेंगे बोलो, वो आपको या तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हो जाए या फिर 3 months, विच एवर इज लेटर, तो उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना जरूरी है। तो अब क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, सीधा सीधा आपसे पूछ लेगा, राइट अ नोट ऑन वुमेन डायरेक्टर, या विच क्लासेस ऑफ कंपनीज आर सपोज टू अपॉइंट अ वुमेन डायरेक्टर, हाउ द कैजुअल वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर इज फिल्ड। तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया है आप उसको ढंग से समझेंगे, और जितना उसमें रेलेवेंट आप याद रख पाए हैं, समझ पाए हैं, उससे रिलेटेड जो आपको आता है वो लिख देंगे। इसमें बना बना के अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपने मन से, मतलब कंपनीज एक्ट में जो नहीं लिखा हुआ है और आप लिखने लगे हैं तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो जो कंटेंट है, जो टर्म्स हैं, स्पेसिफाइड है, पूरा एज इट इज याद करने की, रटने की, क्रैम करने की ऐसा जरूरत नहीं है। तो उसको समझ के अपनी लैंग्वेज में भी लिख दोगे तो चल जाएगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट जो है वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, उसकी एसेंस डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम आ गए नेक्स्ट क्लास, वही क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो वुमेन डायरेक्टर कंप्लीट हो गया। वुमेन डायरेक्टर के बाद नेक्स्ट क्या समझना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इंडिपेंडेंट नाम से समझ आ रहा है ना, विच डज नॉट हैव एनी रिलेशनशिप विद द कंपनी, जो कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, कंपनी से जिसका एज सच कोई लेना देना नहीं था, मतलब कोई फाइनेंशियल रिलेशनशिप उसकी या उसके किसी रिश्तेदार की, किसी भी तरह की कोई ट्रांजैक्शंस कंपनी के साथ उसने पहले नहीं कर रखी थी और ऑब्वियसली आगे भी नहीं करेगा, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। तो अब इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो भी सब मैं पढ़ा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट ही है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझो तो जितना मैं इसको कवर कर पाऊंगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में आपको क्या समझना है, डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, an independent director in relation to a company means, तो कौन डायरेक्टर है इंडिपेंडेंट, एक ऐसा डायरेक्टर, मीन्स अ डायरेक्टर अदर देन अ मैनेजिंग डायरेक्टर और अ होल टाइम डायरेक्टर और अ नॉमिनी डायरेक्टर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर छोड़ दो, होल टाइम डायरेक्टर छोड़ दो और नॉमिनी डायरेक्टर छोड़ दो, तो ये तीनों इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। इन तीनों के अलावा, अब ये मैनेजिंग, होल टाइम, नॉमिनी डायरेक्टर्स क्या हैं, इनकी बात अभी बाद में की जाएगी। Who meets the conditions specified in section 149 subsection 6, तो आप बस कह सकते हैं who meets the specified conditions in the act, ऐसे भी कह सकते हो। तो बार बार मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये स्पेसिफाइड कंडीशंस क्या है, देखो यहाँ लिखी नहीं है मैंने, नाम से समझ आता है ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, who is independent मतलब who does not have any relationship with the company, financial or otherwise, either he or his relatives। तो इसी तरह के पॉइंट्स में कवर
कवर हैं। और ये जो डायरेक्टर है ये कंपनी का प्रीवियस कोई एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। ये डायरेक्टर जो इंडिपेंडेंट हम बनाएंगे ये प्रमोटर नहीं होना चाहिए कंपनी का। ऐसी ऐसी कुछ पॉइंट्स यहाँ स्पेसिफाइड हैं। तो बेसिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है? जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से स्पेसिफाइड कंडीशंस पूरी करता है और इसके साथ साथ जो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, होल टाइम डायरेक्टर नहीं है और नॉमिनी डायरेक्टर नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब इसमें देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बल्कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हमें रखने हैं? तो एज पर सबसेक्शन 4 ऑफ द सेक्शन 149 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, तो आप सीधा यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी इज मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू हैव एट लीस्ट 1/3 of the total number of directors as independent directors। तो हर पब्लिक कंपनी को, हर पब्लिक लिस्टेड कंपनी को, लिस्टेड पब्लिक कंपनी ध्यान रखो, कितने मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ेंगे? at least 1/3 of the total number of directors as independent directors। तो मैंने अभी ऊपर समझाया था ना, पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम डायरेक्टर कितने थे? 3, मैक्सिमम डायरेक्टर कितने थे? 15। तो मान लो अगर उस कंपनी में 15 डायरेक्टर्स हैं तो 15 का 1/3, देखो यहाँ क्या लिखा है? एट लीस्ट 1/3, कम से कम 1/3। 15 का 1/3 कितना हुआ? 5। तो वो 5 डायरेक्टर आपके कैसे होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। कम से कम 1/3, उससे ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम 5 तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए 15 में से। अगर किसी कंपनी के पास, अगर वो लिस्टेड पब्लिक कंपनी है और टोटल कितने डायरेक्टर्स हैं? मान लो 15। अब यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये मान लो 14 डायरेक्टर्स होते, कितने डायरेक्टर्स हैं? वह 14। तो 14 का कम से कम 1/3। तो जब 14 का 1/3 करोगे तो कितना आएगा? 4 पॉइंट समथिंग। तो वो जो 4 फ्रैक्शन में आएगा, तो यहाँ मैंने क्या लिखा है? फ्रैक्शन राउंडेड ऑफ टू 1। तो जो भी फ्रैक्शन है, अगर वो 4.1 आ रहा है तो भी 5 पढ़ना है, 4.9 आ रहा है तो भी 5 पढ़ना है। तो इसमें अप्रोक्सीमेशन मैथ्स वाला रूल नहीं लगेगा। अगर कोई भी फ्रैक्शन है तो उसे राउंड ऑफ करके 1 कर देना है। तो कई बार हम लॉ में भी फ्रैक्शन को मैथ्स के हिसाब से राउंड ऑफ करेंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के केस में फ्रैक्शन को राउंड ऑफ क्या करना है? 1 ही करना है। तो समझ आ गया आपको कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने हैं? एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए? एट लीस्ट 1/3, कम से कम 1/3 डायरेक्टर जो होंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। अगर कोई फ्रैक्शन है उसको हम राउंड ऑफ कर देंगे किसमें? 1 में। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, तो अभी हमने ऊपर कहा था लिस्टेड पब्लिक कंपनी, अगर अनलिस्टेड है तो उसमें क्या ध्यान रखना है? unlisted public companies must appoint at least 2 independent directors in the following circumstances। तो वहां तो क्या था? लिस्टेड है, पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 3। अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उसको 2 डायरेक्टर कम से कम इंडिपेंडेंट रखने हैं। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज मस्ट अपॉइंट एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। वो भी हमेशा नहीं रखने, कब? जब ये कंडीशंस पूरी होती हैं। इफ इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, if the paid up share capital exceeds rupees 10 crores, और ये तीनों कंडीशन और करके हैं, तो या तो उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा हो जाए, इफ द टर्नओवर एक्सीड्स रुपीज 100 करोड़, या फिर टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा हो जाए, इफ द एग्रीगेट ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स एक्सीड्स रुपीज 50 करोड़। तो क्या समझ आया कि अगर लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स होंगे इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स उसको रखने पड़ेंगे, जब या तो उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा हो जाए, या टर्नओवर रुपीज 100 करोड़ से ज्यादा हो जाए, या फिर एग्रीगेट ऑफ ऑल द आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स 50 करोड़ से ज्यादा हो जाएं। तो इससे आपको समझ आया कि हमें कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने हैं।
अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ, इंटरमीडिएट वैकेंसी ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये वही है कैजुअल वैकेंसी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी होगी तो उसको कैसे भरेंगे, ये वही पॉइंट है जो अभी हमने ऊपर वुमेन डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी में भरा था। तो वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में करेंगे, या फिर 3 महीने का टाइम विच एवर इज लेटर। तो जो वुमेन डायरेक्टर में प्रोविजन था वही यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में है। तो देखो समझ लो, एन इंटरमीडिएट वैकेंसी या कैजुअल वैकेंसी ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी फिल्ड अप बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट द अर्लीएस्ट बट नॉट लेटर देन immediate next board meeting or 3 months from the date of such vacancy whichever is later। तो या तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में या 3 महीने में, दोनों में से जो भी बाद में होता है उस समय तक इसको करना जरूरी हो जाएगा। अब टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हम जो भी अपॉइंट करेंगे कितनी टर्म के लिए कर सकते हैं। तो एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years consecutively ऑन द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। तो 5 साल के लिए हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रख सकते हैं लगातार, एंड इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, और 5 साल के बाद भी उसका रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं on passing of a resolution, special resolution by the company, section 152। तो क्या समझ आया, 5 लगातार साल के लिए हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रख सकते हैं और उसके बाद भी उसका एक और बार रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं। रीअपॉइंटमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। No independent director shall hold office for more than 2 consecutive terms। तो कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 टर्म से ज्यादा अपॉइंट नहीं हो सकता। तो क्या मतलब हुआ, पहली टर्म 5 साल की, दूसरी टर्म 5 साल की। तो लगातार मैक्सिमम एक पर्सन को हम 10 साल तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रख सकते हैं। अब 10 साल के बाद क्या होगा, देखो, an independent director shall be eligible for reappointment after the expiration of 3 years of ceasing to be an independent director। तो 10 साल के बाद हमें उसे ब्रेक देना ही पड़ेगा। तो अब अगले 3 साल तक हम उसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। तो 3 साल के ब्रेक के बाद हम चाहें तो फिर उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना सकते हैं। तो क्या समझ आया, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, मतलब पहली टर्म के बाद दे दो 3 साल का ब्रेक, या दूसरी टर्म के बाद दे दो, लेकिन ब्रेक जो देना है मैक्सिमम 2 टर्म के बाद तो देना ही पड़ेगा। और ब्रेक कितने टाइम का देना पड़ेगा, 3 साल का। Such an independent director shall not be appointed or associated with the company in any capacity either directly or indirectly in those 3 years। उन 3 साल में ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से एसोसिएट नहीं होना चाहिए। तो कौन से 3 साल, जिस समय हम उसको ब्रेक दे रहे हैं। तो टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या बना, एक टर्म 5 साल की, एक और बार एक्सटेंड हो सकती है तो मैक्सिमम 10 साल, उसके बाद कम से कम 3 साल का ब्रेक देना ही पड़ेगा अगर हम उसी पर्सन को फिर से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना चाहते हैं तो। और उस 3 साल के भीतर वो पर्सन कंपनी के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से एसोसिएट नहीं होना चाहिए। तो अब देखो हम किस पर आ गए, क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो डायरेक्टर की तो मैंने ऊपर बताया था कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बस इंडिविजुअल होना चाहिए। तो आप मैं डायरेक्टर तो बन सकते हैं लेकिन हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए क्या जरूरी है, एक तो वो इंडिपेंडेंट हो, मतलब कंपनी का प्रमोटर ना हो, कोई रिलेशनशिप ना हो, वगैरह वगैरह। और क्या है, देखो, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल पोजेस एप्रोप्रिएट बैलेंस ऑफ स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। तो वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए। किस फील्ड में, फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टेक्निकल ऑपरेशंस एंड अदर डिसिप्लिन्स रिलेटेड टू कंपनीज बिजनेस। तो कंपनी को चलाने के लिए जिस जिस एरियाज ऑफ
इंटरेस्ट की बात होती है तो उस एरियाज में उस डिसिप्लिन में उसकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। तो वो कौन से विषय हैं जो कंपनी को चलाते समय हमें आने चाहिए, वो है फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट। तो इन सब की नॉलेज होनी चाहिए किसको, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। सेल्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टेक्निकल ऑपरेशंस एंड अदर डिसिप्लिन्स रिलेटेड टू कंपनीज बिजनेस। तो अब क्वालिफिकेशन के बाद देखो नेक्स्ट क्या है, मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का हम सिलेक्शन कैसे करेंगे। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ डेटा बैंक containing names, addresses and qualifications of the person who are eligible and willing to act as independent directors maintained by any body, institute or association as prescribed by central government। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ बॉडीज, इंस्टीट्यूट्स बना रखे हैं जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का डेटा बैंक इकट्ठा करके रखते हैं। मतलब जो लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल हैं, बनना चाहते हैं, उनका डेटा बैंक एक मतलब सेंट्रल जगह पर स्टोर करके रखा जाता है। द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी अप्रूव्ड बाय कंपनी इन द जनरल मीटिंग। तो जिसको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना चाहते हैं तो वो अप्रूव तो कराना पड़ेगा, किसमें, जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग से मेरा मतलब है एनुअल जनरल मीटिंग। इसके बाद क्या है देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर to prescribe the manner of selection of independent directors who fulfills the qualification and requirement under section 149 सॉरी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकती है, मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो किस तरीके से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सिलेक्ट करना है, who fulfills the qualifications and requirements under section 149। तो अब देखो समझ आ गया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का हम सिलेक्शन कहां से करेंगे, एक सेंट्रल डेटा बैंक जहां पर उन लोगों का नाम पता लिखा होगा जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लायक हैं, इंटरेस्टेड हैं। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिसको हम बना भी देंगे तो उसको हमें अपने जनरल मीटिंग में अप्रूव करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस सिलेक्शन के मेथड के बारे में डायरेक्शंस इशू कर सकती है, प्रेस्क्राइब कर सकती है। तो अभी तक देखो इस सेशन में मैंने क्या डिस्कस किया। सबसे पहले आपको बताया कि इस सब्जेक्ट की टोटल मार्क्स और पेपर का स्ट्रक्चर और क्या आपको यूनिट 3 में पढ़ना है, कौन सी बुक से आप रेफर कर सकते हैं। और फिर हमने स्टार्ट किया था डायरेक्टर से, तो मीनिंग ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर कौन होते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन क्या होगा। और उसके बाद हमने कुछ टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स की बात की। उसमें हमने वुमेन डायरेक्टर की बात कर ली है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात कर ली है। तो ये पोर्शन देखो अभी तक हमने कवर कर लिया। अब मैं एक 5 मिनट के ब्रेक के लिए जाऊंगा। उस 5 मिनट के ब्रेक के दौरान आप अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको ढंग से देख लें, समझ लें। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। क्यूए टैब में जाकर अपने क्वेश्चंस लिखते हैं। वो क्वेश्चंस इसी कंटेंट से रिलेटेड हो, अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो तो ज्यादा मीनिंगफुल होगा। और अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसमें आपको कितना समझ आया, ये सेशन कितना मीनिंगफुल लगा, उससे रिलेटेड अपनी फीडबैक भी जो आप लिखना चाहते हैं वो हमेशा क्यूए सेशन में लिखते रहिए। तो वुमेन डायरेक्टर के बाद अभी हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कवर किया है। तो अब 5 मिनट के ब्रेक के बाद जब मैं आऊंगा तो अभी तक के आपके क्वेश्चंस लूंगा और उसके बाद हम देखो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। तो देखो स्टूडेंट्स अभी तक जो आपके क्वेश्चंस आए हैं मैं वो थोड़ा सा डिस्कस कर लूं पहले कि बुक्स मैंने आपको 4-5 बताई हैं। उसका पर्पस ये था कि जो भी आपके पास बुक है आप उसको रेफर कर लें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी एक बुक मुझसे पूछना चाहेंगे तो डॉक्टर अनिल कुमार, ऑब्वियसली जो फर्स्ट नंबर पर मैंने बुक लिखी थी तो कॉर्पोरेट लॉस बाय डॉक्टर अनिल कुमार, टैक्समैन पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, तो उस बुक को आप रेफर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फिर से बता दीजिए। देखो मैंने सिंपल सी बात बताई, डायरेक्टर आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए कुछ स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन है कि वो फाइनेंस, लॉ और मतलब डिफरेंट एरियाज ऑफ बिजनेस में स्किलफुल होना चाहिए।
वो कंपनी से रिलेटेड ना हो। रिलेटेड मतलब कि जैसे उसने कंपनी को कोई लोन ना दे रखा हो, उसके रिलेटिव्स ने कंपनी के कुछ शेयर्स ना खरीद रखे हो, वो कंपनी का प्रमोटर ना रहा हो, इस तरीके की कुछ कंडीशंस हैं। ऑब्वियसली जब वो डायरेक्टर बनेगा तो रिलेटेड तो हो ही जाएगा, लेकिन सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कैपेसिटी में रिलेटेड होना चाहिए। क्योंकि जैसे इंडिपेंडेंट ऑडिटर, इंडिपेंडेंट ऑडिट भी कभी आपने सुना होगा, तो वो मतलब कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए एज सच। वो डायरेक्टर है, कैसा डायरेक्टर है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो इंडिपेंडेंटली कंपनी के बिजनेस को सुपरवाइज करेगा, डायरेक्ट करेगा। तो और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए मैंने बताया था, तो कम से कम 1/3 डायरेक्टर जो लिस्टेड पब्लिक कंपनीज थी। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज में बताया था कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस थी, अगर वो पूरी हो रही हैं तो कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए थे। तो इसी तरह कुछ देखो मैंने आपको जो बताया। अच्छा, एक सवाल है कि सर ये प्रेजेंटेशन हमको पूरा मिलेगा या जितना आप ले रहे हो? तो ऑब्वियसली जितना मैं ले रहा हूं, जो टॉपिक्स में डिस्कस कर पाऊंगा वो रिकॉर्डेड लेक्चर की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे और वही कंटेंट आपको दिख जाएगा। आगे जब क्लासेस और रीशेड्यूल होंगी तो डेफिनेटली मैं और टॉपिक्स को भी कवर करने की कोशिश करूंगा, जो यहाँ अभी समय के अभाव के कारण नहीं हो पाएंगे। एक पर्टिकुलर बुक देखो मैं बता चुका हूं। इसके अलावा टाइम फ्रेम फॉर वुमेन डायरेक्टर बताया था। टाइम फ्रेम से मतलब वही था कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी थी उनको 1 साल दे दिया गया था, जो अब कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर हो रही थी उनको हमने 6 महीने के अंदर अंदर वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए कहा गया था। स्क्रीन बेटा अगर क्लियर नहीं है तो हो सकता है नेटवर्क का इशू हो आपके तरफ से, या मतलब इंटरनेट या मोबाइल थोड़ा छोटा होता है। अगर आप टैबलेट या लैपटॉप पर देखेंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा क्लियरली देख पाएंगे। मेरी तरफ से मुझे लगता है इसमें कोई इशू नहीं है। इसके अलावा प्रेजेंटेशन की बात मैं कर चुका हूं आपसे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिलेट नहीं होना चाहिए, ये भी मैं बता चुका हूं। इसके अलावा और क्या है? डेफिनेशन डायरेक्टर की कौन सी देनी है? ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट वाली तो दोगे ही दोगे, कि लेकिन उसके बैकग्राउंड के हिसाब से मतलब पूरा ही लिखना पड़ेगा कि डायरेक्टर इज अ पर्सन थ्रू हुम द कंपनी एक्ट्स एंड कंडक्ट्स इट्स बिजनेस। और दूसरी बात क्या थी कि डायरेक्टर इज अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और तीसरी बात क्या थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अ कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स। तो जब डायरेक्टर पूछा जाए तो ये तीनों सेंटेंसेस आप ठीक से लिखेंगे वहां पर। इसके अलावा वेटेज ऑफ यूनिट 1 और 2 ऑब्वियसली ये मैं आपको समझाऊंगा परसों, जब क्लास इस सेशन को कंप्लीट करूंगा तो उनके भी टॉपिक्स आपको बता दूंगा और वेटेज भी बता दूंगा। अभी थोड़ा सा हम यूनिट 1 और 2 की बात ना ही करें तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा देखो और अगर कोई क्वेश्चन मिला, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो लिस्टेड मतलब जिसके शेयर्स आप खरीदते बेचते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। और जो लिस्टेड नहीं है मतलब अनलिस्टेड, जिसके शेयर्स खरीद बेच नहीं सकते हो। तो यही बेसिक फर्क आप समझ सकते हो, बाकी डिटेल में यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसकी चिंता ना करो। जितना मैंने पढ़ाया, जो मैं पढ़ा पाऊंगा वो कंटेंट मिल जाएगा। टेक्निकल टीम से मुझे पता चला था कोई एक कॉमन ईमेल आईडी है, तो जिन बच्चों ने लॉगिन किया है इस क्लास के लिए उनको मोस्ट प्रोबेबली ये मैं मेल कर पाऊंगा। सेक्शंस लिखना जरूरी है, मैंने बिल्कुल मना किया कि अगर आप याद रख सकते हैं तो लिखें। और ये बात लॉ हो, चाहे कॉर्पोरेट लॉ है या बिजनेस लॉ है, कोई भी लॉ है उसमें बीकॉम के बच्चों के लिए, बीकॉम ऑनर्स के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। आप लॉ के स्टूडेंट नहीं है कि सेक्शन लिखना मैंडेटरी हो। तो बेटा जितना याद रख सकते हो सही लिखना, अगर लिखना गलत मत लिखना, गलत लिखने के नंबर कट जाएंगे। सही लिखने से प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, एक अच्छा इमेज आपकी जाएगी, लेकिन एज सच मार्क्स जो मिलेंगे कंटेंट ठीक है उसी के बेसिस पर मिलेंगे। डायरेक्टर्स वर्क एज अ ब्रेन इन द कंपनी, डेफिनेटली ब्रेन, ह्यूमन फेस ऑफ द कंपनी डायरेक्टर होते हैं। अब इसके बाद बस ठीक है, ये इतने ही क्वेश्चंस मुझे मिले। तो अब फिर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो क्वेश्चंस काफी मिले लेकिन फीडबैक बस मतलब बहुत लिमिटेड ही दिखाई दी। तो बेटा क्वेश्चंस भी पूछते रहो और सेशन का फीडबैक भी लिखते रहो कि ये सेशन आपके लिए कितना मीनिंगफुल है। तो अब एक बार फिर देखो हम स्क्रीन शेयर करते हैं और जहां पर अभी हमने ब्रेक लिया था उससे आगे चलते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स में नेक्स्ट टाइप ऑफ डायरेक्टर कौन है? वो है आपका स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। तो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर से देखो क्या मतलब है। मीनिंग ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, नाम से समझ में आ रहा है ना।
ये वो डायरेक्टर है जो स्मॉल शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, उनके द्वारा अपॉइंटेड है कंपनी के अंदर। तो स्मॉल शेयर होल्डर मींस अ शेयर होल्डर होल्डिंग शेयर्स ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ नॉट मोर देन 20,000 रुपीज। तो 20,000 रुपए से कम, मतलब नॉट मोर देन 20,000, तो 20,000 से कम या 20,000 तक के जिसने शेयर खरीद रखे हैं नॉमिनल वैल्यू के, उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल शेयर होल्डर। तो 20,000 से ज्यादा के खरीदे होंगे नॉमिनल वैल्यू के, तो उसको स्मॉल शेयर होल्डर नहीं कहेंगे। और सच अदर सम एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो आपको क्या ध्यान रखना है, स्मॉल शेयर होल्डर से क्या मतलब है, वो शेयर होल्डर जिसने 20,000 से कम के शेयर, नॉट मोर देन 20,000 नॉमिनल वैल्यू। तो हो सकता है एक शेयर बाजार में तो बिक रहा है 2,000 रुपए का, लेकिन उसकी नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपए। तो आपको जो 20,000 रुपए की लिमिट देखनी है वो नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से देखनी है। तो स्मॉल शेयर होल्डर्स का मतलब समझ आ गया। Section 151 of the Companies Act 2013 read with the company's appointment and qualification of directors rule 2014 chapter 11। तो ये सब ना लिख के मैं पहले भी कह चुका हूं, बस as specified in the Companies Act 2013 the appointment of director elected by small shareholder। तो ये जो प्रोविजंस हैं जो अभी ऊपर लिखा सेक्शन 151 और ये रूल जो बात कर रहे हैं ये किससे रिलेटेड है, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर से। According to section 151 of the Companies Act 2013, every listed company may have one director elected by small shareholders। तो यह में इंपॉर्टेंट है, देखो ये मैंडेटरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है कि होना ही होना है, ये आपके लिए ऑप्शनल है। आप चाहो तो एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करोगे, नहीं चाहोगे तो नहीं करोगे। कौन सी कंपनी की बात हो रही है, लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी। तो अब समझ आ गया स्मॉल शेयर होल्डर कौन है, जिसके पास 20,000 रुपए से कम की नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स हैं, नॉट मोर देन 20,000 की नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स हैं, और उसके कहने से या उसके रिप्रेजेंटेशन से आप एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, किसके लिए, लिस्टेड कंपनी के लिए। अपॉइंट कब करेंगे, कैसे करेंगे, उस पर अभी हम बाद में आएंगे। कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। तो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए क्या कंडीशंस हैं, देखो समझो। अभी बात की थी ना लिस्टेड कंपनी चाहे तो कर सकती है, तो अ लिस्टेड कंपनी में अपॉन नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 1,000 और 1/10 of the total number of small shareholders whichever is lower have a small shareholders director इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर्स। क्या मतलब हुआ, क्या कंडीशन है, कब हमें स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रखना पड़ेगा, तो रिक्वेस्ट कौन करेगा, नोटिस कौन देगा, नॉट लेस देन 1,000 या तो कम से कम 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर, या 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स विच एवर इज लोअर। तो एक कंपनी में मान लीजिए टोटल कितने 20,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, तो 20,000 का 1/10 कितना हुआ 2,000। तो या तो 2,000 स्मॉल शेयर होल्डर या फिर 1,000 का नंबर स्पेसिफाइड है। तो 1,000 या 2,000 में लोअर क्या आया 1,000। तो 1,000 लोग अगर चाहें तो फिर वो क्या करेंगे, एक नोटिस देंगे कि हम अपना एक स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर अपॉइंट कराना चाहते हैं। तो अब उसके बाद कंपनी करेगी या नहीं करेगी वो ऑप्शनल है, लेकिन कभी कंपनी अपनी मर्जी से भी कर सकती है। तो अ लिस्टेड कंपनी में ऑन इट्स ओन opt to have a director representing small shareholders। तो क्या समझ आया, स्मॉल शेयर होल्डर कौन है, 20,000 से कम की नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स कंपनी अपॉइंटमेंट कर सकती है कहने के लिए अपने आप से भी स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, या कंडीशन क्या है कि कम से कम 1/10 ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर्स आपको बोलेंगे, या फिर 1,000 नंबर वो आपको बोलेगा। तो दोनों में से जो लोअर होगा। क्वालिफिकेशंस ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, किसको हम अपॉइंट करेंगे। द कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट प्रेस्क्राइब any qualifications or minimum industry experience criteria
फॉर द कैंडिडेचर एज स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। तो कोई स्पेसिफाइड कंडीशन नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है। ऑब्वियसली एक चीज आप याद रखें कि वो इंडिविजुअल होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर के लिए क्या जरूरी है, वो इंडिविजुअल होना चाहिए। तो इसी तरह स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर के लिए क्या जरूरी है, वो इंडिविजुअल होना चाहिए। प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। तो अब तरीका क्या है, किस तरीके से आप इसको करेंगे। नोटिस एक दिया जाएगा, जैसा मैंने बताया था, कौन देंगे, 1000 या 1/10 ऑफ द टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स। तो नोटिस में क्या होगा, देखो, इस और कंपनीज एक्ट में ज्यादातर जो नोटिस दिए जाएंगे वो 14 डेज पहले दिए जाएंगे। तो ये टाइम पीरियड भी आप ध्यान रखो। द स्मॉल शेयर होल्डर्स इंटेंडिंग टू प्रपोज अ पर्सन एज अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर shall leave a signed notice of their intention with the company। तो क्या मतलब हुआ, स्मॉल शेयर होल्डर्स जो प्रपोज कर रहे हैं एक पर्सन को फॉर द पोस्ट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, shall have a signed notice of their intention। तो जो स्मॉल शेयर होल्डर्स प्रपोज कर रहे हैं किसी को अपना डायरेक्टर, वो अपनी इस इंटेंशन का एक नोटिस देंगे, साइंड नोटिस देंगे। किसको देंगे, कंपनी को। एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग, कंपनी की मीटिंग से 14 दिन पहले। या कौन सी मीटिंग की बात हो रही है, जनरल मीटिंग की, जो मेंबर्स की मीटिंग होती है। स्पेसिफाइंग देयर डिटेल्स एंड प्रपोज डायरेक्टर्स डिटेल। तो कौन प्रपोज कर रहा है उसकी भी डिटेल लिखी जाएगी, और किसको प्रपोज किया जा रहा है उसकी भी डिटेल लिखी जाएगी। कंटेंट्स ऑफ द नोटिस, नोटिस में क्या लिखा जाएगा, वो जो डिटेल की मैं बात कर रहा था। The details include name, address, shares held and folio number। तो कौन प्रपोज कर रहा है, किसको प्रपोज कर रहा है, उनके एड्रेसेस क्या हैं, उनके पास कितने शेयर्स हैं, और वो शेयर्स का फोलियो नंबर क्या है। फोलियो नंबर मतलब जैसे लेजर होता है, तो आपके शेयर्स कहां पर रिकॉर्ड किए गए हैं, फोलियो नंबर क्या है ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स एंड प्रपोज डायरेक्टर। तो उनकी ये डिटेल दी जाएगी। फिर जिसको आप डायरेक्टर बनाना चाहते हो वो एक डिक्लेरेशन भी देगा। The notice shall be accompanied by a statement signed by the proposed director for the post of small shareholders director। तो जो आप जिसको डायरेक्टर बनाना चाहते हो वो क्या कहेगा, प्रपोज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो अपना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बताएगा। इसको भी मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा। जैसे हमारा एक आधार नंबर होता है जिससे हमारी आइडेंटिटी होती है, इसी तरह डायरेक्टर्स के लिए एक नंबर होता है, डिन बोलते हैं, डायरेक्टर्स आइडेंटिटी नंबर और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जब तक ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर किसी डायरेक्टर के पास नहीं है, किसी पर्सन के पास नहीं है, तो वो डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता। एक तो ये उसको अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर बताना पड़ेगा। प्रपोज डायरेक्टर इज नॉट डिस्क्वालीफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर अंडर द एक्ट। एक ये स्पेसिफिकेशन देनी पड़ेगी कि मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूं। ये डिस्क्वालीफाइड कौन होते हैं, देखो उसकी बात अभी हम बाद में करेंगे। प्रपोज डायरेक्टर्स कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और एक उसको अपनी कंसेंट भी देनी पड़ेगी। तो देखो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट क्या है, फिर से एक बार मैं समझा रहा हूं। नोटिस देना पड़ेगा 14 डेज पहले मीटिंग से। कौन देगा, जो लोग प्रपोज कर रहे होंगे एक स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर को, तो अपना साइन करके उसकी और अपनी डिटेल्स भर के ये नोटिस देंगे। और डिक्लेरेशन एक होना चाहिए किसके द्वारा, जिसको आप प्रपोज स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। वो आपको एक क्या करेगा, अपना डिटेल्स देगा, डिक्लेरेशन देगा, जिसमें अपना डिन बताएगा, ये बताएगा कि भाई मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूं इस डायरेक्टर बनने से, और एक अपनी कंसेंट देगा कि हाँ भाई मैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हूं। अब यहाँ और क्या समझना है, टेन्योर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। तो जैसे अभी हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का बताया था ना, 5 साल की टर्म एक और बार एक्सटेंड हो सकती है, 10 साल, फिर 3 साल का ब्रेक देना पड़ेगा। तो ऐसे ही स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर की अपनी कुछ स्पेसिफाइड टर्म है, तो अब वो आपको समझनी है। स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर शेल नॉट बी लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। तो अब ये रिटायर बाय रोटेशन क्या है, ये अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स में हम डिटेल में बात करेंगे। तो यहां बस ये समझ लो कि स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर को रोटेशन से रिटायर नहीं किया जाएगा, जरूरी नहीं है। हिज tenure as small shareholder director shall not exceed a period of 3 consecutive years।
तो 3 साल तक हम उसको स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर बनाए रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं। On the expiry of tenure, such director shall not be eligible for reappointment. तो 3 साल बाद हम उसको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर दोबारा नहीं बनाएंगे। If the person is not eligible for appointment according to section 164, ये 164 भी आगे बात करेंगे जो disqualification of directors की बात करता है, then she cannot be appointed as small shareholder director. तो क्या समझ में आया? कितने टाइम के लिए बनाओगे? 3 साल के लिए, कॉन्जिक्यूटिव 3 साल तक वो रह सकता है, 3 साल खत्म होने के बाद उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता। और अगर वो डिस्क्वालीफाइड है सेक्शन 164 में तो भी उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता। अब ये जो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर है ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये कंडीशंस पूरी करता है इंडिपेंडेंस की, तो अब देखो ये समझो, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शुड नॉट बी अपॉइंटेड और एसोसिएट इन एनी अदर कैपेसिटी विद द कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। तो वो कंपनी के साथ किसी और कैपेसिटी में एसोसिएट नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ही हो जिन 3 साल तक वो रहा है। और उसके बाद भी जो देखो आगे क्या कह रहा है, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शुड नॉट बी अपॉइंटेड और एसोसिएटेड इन एनी अदर कैपेसिटी विद द कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सिजेशन एज अ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि जब वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं रहेगा तो उसके बाद भी 3 साल तक वो कंपनी से किसी भी तरह एसोसिएट नहीं होगा। If the proposed small shareholders director is qualified under section 149 subsection 6, तो ये ऊपर जो हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात कर रहे थे, फॉर द अपॉइंटमेंट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर and has given declaration for his independence under section 149 subsection 7, then such director shall be considered as an independent director. तो समझ में आया कि स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मान सकते हैं कब? जब वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली कंडीशंस पूरी कर रहा हो और उसने एक डिक्लेरेशन दे दिया हो कि भाई मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लायक हूं, उसकी सारी कंडीशंस पूरी कर रहा हूं, तो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर को आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। तो वो नंबर आपका पूरा हो जाएगा कि एक ही आदमी दोनों काम कर रहा है, वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का भी काम कर रहा होगा और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी काम कर रहा होगा। तो अब हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट है मैक्सिमम लिमिट फॉर होल्डिंग ऑफिस, ऑफिस मतलब डायरेक्टरशिप एज स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर मैक्सिमम कितनी कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है एक ही समय पर? तो वो मैक्सिमम 2 कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर एक ही समय पर। लेकिन अगर वो दोनों कंपनी भी कंपेटिटिव बिजनेस करती हैं, एक दूसरे से कंपीटिंग बिजनेस है, तो फिर वो एक ही का बनेगा। तो देखो यहाँ लिखा है क्लियरली, सच डायरेक्टर शैल नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर इन मोर देन 2 कंपनीज। तो 2 कंपनी से ज्यादा में वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं रहेगा। If the second company is in competitive business or in conflict with the business of the first company, then he or she shall not be appointed in the second company. तो अगर competitive business है तो वो second company में भी appoint नहीं किया जाएगा। तो अब क्या समझना है? वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर मतलब कब वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा कंपनी से, कब उसका ऑफिस वैकेट हो जाएगा, तो मतलब कब वो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर नहीं माना जाएगा। तो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर शैल वैकेट द ऑफिस इफ, उसको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा कब? ही सीजेस टू बी अ स्मॉल शेयर होल्डर ऑन और फ्रॉम द डेट ऑफ सिजेशन। तो अगर वो स्मॉल शेयर होल्डर नहीं रहा, मतलब अगर उसने 20,000 से ज्यादा की नॉमिनल वैल्यू के शेयर खरीद लिए उस कंपनी के, क्योंकि 20,000 से कम की वैल्यू के शेयर होने चाहिए स्मॉल शेयर होल्डर के पास, तो उसी में से वो डायरेक्टर बनेगा। तो अगर वो स्मॉल शेयर होल्डर की कैटेगरी में नहीं रहा तो फिर वो मतलब नहीं क्वालिफाई करेगा, तो अल्टीमेटली उसको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा।
he incurs any of the disqualification specified in section 164। तो अगर वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है डायरेक्टर बनने से, ये डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशन डिटेल में नीचे बात करेंगे। बेसिकली ये कंडीशंस ऐसी हैं कि इफ ही इज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इफ ही इज इंसॉल्वेंट, तो इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस, तो इस तरह की कंडीशंस है। इफ ही इज रिलेटेड टू द कंपनी फॉर, मतलब ही इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, तो डिटेल में इन डिस्क्वालिफिकेशंस की बात हम करेंगे। अगर वो अनसाउंड माइंड का पर्सन है, इंसॉल्वेंट है, बेसिकली ऐसी कुछ कंडीशंस हैं, तो उसको हम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं रख पाएंगे, तो अब उसको छोड़ना पड़ेगा। The office of the director becomes vacant in pursuance of section 167। तो ये भी कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस हैं जिसमें डायरेक्टर का ऑफिस अपने आप वेकेट हो जाता है, तो इसको भी आगे डिटेल में बात की जाएगी। He ceases to meet the criteria of independence as provided under section 149 subsection 6। तो अगर वो इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया अब वॉयलेट करता है, मतलब किसी तरह कंपनी से रिलेटेड हो जाता है खुद या उसका कोई रिलेटिव, तो उस केस में फिर उसको स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर नहीं रखा जा पाएगा। तो उसको कब अपना ऑफिस छोड़ देना है? जब वो स्मॉल शेयर होल्डर ना रह पाए, या फिर कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, या फिर वो 167 सेक्शन के हिसाब से अपना ऑफिस वेकेट करने के लिए मजबूर हो जाए, या फिर वो इंडिपेंडेंस के क्राइटेरिया को मीट ना कर पा रहा हो। तो अब देखो, वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और उसके बाद हमने कंप्लीट कर लिया स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। तो अभी भी हम क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स की ही बात कर रहे हैं। तो अब इसमें नेक्स्ट क्या देख रहे हैं आप? एडिशनल डायरेक्टर। कौन सा सेक्शन डील करता है? सेक्शन 161 सबसेक्शन 1। तो इसमें क्या समझना है? If the articles of association of a company permit, board of directors may appoint any person other than a person who fails to get appointed as a director in a general meeting as an additional director at any time। क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? Who appoints additional director? कौन अपॉइंट करता है एडिशनल डायरेक्टर को? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कब अपॉइंट करते हैं? अगर उनको जरूरत दिख रही है कि हमें और डायरेक्टर चाहिए। कब कर सकते हैं? अगर ये पावर उनको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मिली हुई है। और ये जो जिसको आप डायरेक्टर बनाएंगे, ये कैसा होना चाहिए? कौन सा पर्सन होना चाहिए? जो पहले कभी फेल ना हुआ हो जनरल मीटिंग में डायरेक्टर बनने से। मतलब पहले कभी अगर हम जनरल मीटिंग में उसको डायरेक्टर बनाना चाहते थे और मेंबर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, तो उसे अब हम एडिशनल डायरेक्टर नहीं बना पाएंगे। तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस सेंटेंस में। देखो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से पावर होनी चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। किसको अपॉइंट करेगा? उसको छोड़कर जिसको पहले अपॉइंट नहीं कर पाए थे जनरल मीटिंग में। तो कोई भी नया पर्सन है जिसको हमने पहले कभी देखा, मतलब कभी उसको जनरल मीटिंग में नहीं लेकर गए, या पहले कभी जनरल मीटिंग में रिजेक्ट नहीं हुआ, तो उसको हम एडिशनल डायरेक्टर बना सकते हैं। An additional director so appointed shall hold office up to the date of next annual general meeting। तो कब तक वो डायरेक्टर रहेगा? अगली एनुअल जनरल मीटिंग तक। और द लास्ट डेट ऑन विच एनुअल जनरल मीटिंग शुड हैव बीन हेल्ड। तो हो सकता है एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो पा रही है, वो डिले हो रही है, तो जो उसकी लास्ट डेट होगी जिस दिन तक वो मीटिंग होनी चाहिए, whichever is earlier, तो दोनों में से आप मैक्सिमम उस डेट तक उसको रख सकते हैं। तो या तो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, या जिस दिन वो एनुअल जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए थी, लास्ट डेट, उसके बाद नहीं होगी। मतलब उसके बाद मीटिंग तो होगी, लेकिन वो लास्ट डेट आपके पास है, उस डेट तक उसको आपको देखना है। तो क्या समझे? एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, आर्टिकल्स की पावर्स होनी चाहिए, वो पर्सन नहीं होना चाहिए जो पहले रिजेक्ट हुआ था। और ये जो है आपका एडिशनल डायरेक्टर कब तक का अपॉइंटमेंट होगा? ये नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक का, या फिर जिस दिन नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हो, उन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट आती है, तो उस दिन तक का ये अपॉइंटमेंट वैलिड रहेगा। तो एडिशनल डायरेक्टर अब आप समझ गए हैं। उसके बाद अब देखो नेक्स्ट क्या आता है? ऑल्टरनेट डायरेक्टर। तो ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर कौन से सेक्शन में स्पेसिफाइड है? सेक्शन 161 सबसेक्शन 2।
तो एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर में बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी कौन अपॉइंट कर रहा है? देखो बोर्ड। इट इज ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यहां भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की पावर होनी चाहिए, और अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। तो या तो कंपनी ने जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास किया हो या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की पावर हो। तो इन दोनों केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपका एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। ऑल्टरनेट मतलब सब्स्टिट्यूट, एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा। तो सच अ डायरेक्टर शेल एक्ट फॉर अ डायरेक्टर कॉल्ड द ओरिजिनल डायरेक्टर during his absence for a period of at least 3 months from the state in which board meetings are normally held। तो क्या मतलब हुआ? ये जो हम ऑल्टरनेट डायरेक्टर लगाएंगे, ये किसके बदले काम करेगा? किसी ओरिजिनल डायरेक्टर के बदले, जो कि 3 महीने तक एब्सेंट रहता है। मतलब 3 महीने तक उस स्टेट से कहीं बाहर जाता है जिस स्टेट में बोर्ड मीटिंग्स होती हैं। तो अगर दिल्ली में बोर्ड की मीटिंग है और दिल्ली से बाहर अगर 3 महीने तक किसी डायरेक्टर को जाना है, तो उस डायरेक्टर के बदले अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे तो एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, अगर वो पावर्स आपको दे रखी हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में या फिर एक रिजोल्यूशन पास्ड इन जनरल मीटिंग। अब ऑल्टरनेट डायरेक्टर के लिए भी क्या समझना है? ओनली दैट पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर who does not hold any alternate directorship for any other director in the company। तो मतलब जिसको आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर बनाएंगे, अगर एक्स के बदले ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि वो पर्सन वाई के बदले भी पहले से ऑल्टरनेट डायरेक्टर का काम कर रहा है। मतलब एक पर्सन एक समय पर एक ही को सब्स्टिट्यूट कर पाएगा, एक से ज्यादा को नहीं कर पाएगा। No person shall be appointed as an alternate director for an independent director unless he is qualified to be appointed as an independent director under the provision of this act। तो क्या मतलब हुआ? अगर डायरेक्टर का ऑल्टरनेट डायरेक्टर बनाना है तो सिंपल सी कंडीशन है कि बस वो इंडिविजुअल होना चाहिए। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बदले कोई ऑल्टरनेट डायरेक्टर बनाना है, तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कंडीशंस थी, जो अभी हमने ऊपर बात की थी, वो सभी एप्लीकेबल होनी चाहिए किस पर? जिसको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ऑल्टरनेट डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। तो ये सारी कंडीशंस उस पर भी वैलिड रहेंगी। इसके साथ साथ देखो, सच एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर शैल वेकेट द ऑफिस ऑन द रिटर्न ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर टू इंडिया। तो अब यहाँ इंडिया या फिर वहां ऊपर स्टेट की बात हो रही थी, और द एक्सपायरी ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर्स टर्म whichever is earlier। तो या तो वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर वापस आ गया या फिर उसकी टर्म ही एक्सपायर हो गई, whichever is earlier। तो दोनों में से जो भी टर्म जल्दी होगा कंप्लीट, उसके हिसाब से आप देखेंगे ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। तो वो मैक्सिमम कितने टाइम तक रह सकता है? कि जितने टाइम तक ओरिजिनल डायरेक्टर की टर्म थी, या फिर ओरिजिनल डायरेक्टर जब वापस आ जाता है, तो दोनों में से जो भी अर्लियर है उस समय पर आपका ऑल्टरनेट डायरेक्टर का जो रोल है वो खत्म हो जाएगा, और जो मेन ओरिजिनल डायरेक्टर था वो अपना रोल टेक ओवर कर लेगा। इसके बाद अब देखो नेक्स्ट क्या है? कैजुअल डायरेक्टर और डायरेक्टर टू फिल कैजुअल वैकेंसी। तो कैजुअल डायरेक्टर कौन है? जो जैसे अभी हमने वुमेन डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी की बात की थी, तो इसी तरह अगर किसी भी डायरेक्टर की कोई कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई, तो उसके बदले हमें एक डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। उसको क्या बोलेंगे? कैजुअल डायरेक्टर और डायरेक्टर टू फिल कैजुअल वैकेंसी। इसके प्रोविजन सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 में स्पेसिफाइड है। तो कैजुअल वैकेंसी मींस एनी वैकेंसी व्हिच टेक्स प्लेस ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन एटसेट्रा ऑफ द डायरेक्टर। तो किसी की डेथ हुई या किसी डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया, तो उस वैकेंसी को क्या बोलते हैं? कैजुअल वैकेंसी। In the case of a public company or a private company which is a subsidiary of a public company, तो public company के केस में या private company के केस में जो public company की subsidiary है, if the office of such a director is vacated before his term of office expires in the normal course,
तो अगर किसी डायरेक्टर का ऑफिस वैकेट हो गया नॉर्मल कोर्स में, मतलब किसी एक्सेप्शनल सिचुएशन में नहीं, तो उसकी डेथ हो गई या रेजिग्नेशन उसने दे दिया, द रिजल्टिंग कैजुअल वैकेंसी में बी फिल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड। तो वो कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कहां पर फिल करेंगे? डायरेक्टर्स की मीटिंग में। एनी पर्सन सो अपॉइंटेड, अब जिसको आप कैजुअल डायरेक्टर बनाएंगे वो कब तक का मतलब कैजुअल डायरेक्टर रहेगा? shall hold office up to the date up to which the director in whose place he is appointed would have held the office। तो जिस डेट तक ओरिजिनल डायरेक्टर की टर्म थी उसी डेट तक ये कैजुअल डायरेक्टर की भी टर्म रहेगी। तो देखो फिर मैं समझा रहा हूं, कैजुअल डायरेक्टर और डायरेक्टर टू फिल कैजुअल वैकेंसी कौन है? कैजुअल वैकेंसी से मतलब है डेथ और रेजिग्नेशन के कारण अगर कोई वैकेंसी होती है। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, इफ द ऑफिस ऑफ सच अ डायरेक्टर इज वैकेटेड, तो नॉर्मल कोर्स से मतलब है डेथ और रेजिग्नेशन। तो कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड की मीटिंग में। और ये जिसको कैजुअल डायरेक्टर बनाया जाएगा वो कब तक अपना ऑफिस फिल मतलब होल्ड कर सकता है? अप टू द डेट टिल विच the original director was supposed to held his office। So any person so appointed shall hold office up to the date up to which the director in whose place he is appointed would have held the office। तो समझ में आ गया कि अभी हमने बात की वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर और फाइनली ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स के बाद कैजुअल डायरेक्टर्स। तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स मतलब टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली वो अब कंप्लीट हो गया है। देखो अभी जो क्वेश्चंस मुझे और मिले हैं एक बार मैं देखता हूं। फीडबैक आपने बड़ी अच्छी लिखी, क्लास काफी मीनिंगफुल है, ये देखकर मुझे और एनकरेजमेंट मिलती है अच्छा करने के लिए। तो देखिए मैं एक बार पढ़ देता हूं जो कुछ पूछा गया है और उसमें जो रेलेवेंट है आप अपने मतलब का समझ लें। हाँ, जितना मैं बता रहा हूँ जिस टॉपिक से रिलेटेड अगर वो सवाल आता है उतना लिख देते हो तो आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि उससे बाहर कुछ लिखना है। जो पढ़ाया मैंने वो 100% पढ़ाया, उसमें कुछ छोड़ा नहीं है। शॉर्टकट मतलब थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ाया है, या तो वो मैंने कवर ही नहीं किया, कवर किया तो कंप्लीट किया। स्मॉल शेयर होल्डर्स कितने नंबर का आएगा? ऑब्वियसली 5 नंबर का ही आएगा। 5 नंबर से बड़ा कोई सवाल नहीं आएगा। लेकिन उसमें उतना सब नहीं लिखना पड़ेगा जो मैंने स्मॉल शेयर होल्डर्स के बारे में बताया। वो स्पेसिफिकली पूछेगा कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स, या हु कैन अपॉइंट स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर वगैरह वगैरह, या हु इज स्मॉल शेयर होल्डर। तो जो मतलब आपको स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है आपको उसी का जवाब लिखना है। और अगर है राइट अ नोट ऑन स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, तो जितना आप सही समझ रहे हैं याद है तो लगभग अपनी आंसर शीट के एक पेज में जो मटेरियल आप लिख पाए वो उस टॉपिक से रिलेटेड लिख दें, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो आपको याद हो। तो ये हो गई बात कि कितने नंबर का आएगा। वेकेंट से मतलब है बेटा कब उसको डायरेक्टर नहीं माना जाएगा, मतलब कब उसको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। एक तो होता है डिस्क्वालिफिकेशन, कब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वेकेंट मतलब डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है या उसके अलावा कोई और रीजन भी हो सकता है जिसके कारण उसको मतलब वो क्वालिफाइड है तब भी उसको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है। इसके बाद देखो अगर ओरिजिनल डायरेक्टर के बदले हमने ऑल्टरनेट डायरेक्टर लगाया तो ऑब्वियसली जब ओरिजिनल डायरेक्टर एब्सेंट है उसकी एब्सेंस में ही ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर लगेगा। तो एक तो ये समझना है आपको। और अगर ऑल्टरनेट डायरेक्टर जब बना हुआ है उस बीच में ओरिजिनल डायरेक्टर की हो गई डेथ तो कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब उस कैजुअल वैकेंसी का मतलब उसी दिन ऑल्टरनेट डायरेक्टर की तो पोजीशन खत्म हो जाएगी। अब उसके बदले हमें क्या करना पड़ेगा? कैजुअल वैकेंसी फिल करनी पड़ेगी। वो कैजुअल वैकेंसी जिस तरीके से कैजुअल वैकेंसी भरी जाती है वो ही प्रोविजन लागू होंगे। तो ओरिजिनल डायरेक्टर की डेथ हो गई मतलब उसकी टर्म खत्म हो गई, अब वो डायरेक्टर नहीं रह सकता। तो ऑटोमेटिकली जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है उसके बदले जो बनाया गया था वो अपना रोल खत्म कर देगा, मतलब उसका रोल खत्म हो जाएगा। इसके बाद देखो पावर सबसे ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ही होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही सब कुछ करते हैं, या फिर उसके बाद फिर कंपनी लॉ बोर्ड या सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही पावर होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ज्यादा पावर किसी के पास नहीं होती।
एडिशनल डायरेक्टर मैंने अच्छे से आपको बताया कि जब ओरिजिनल अच्छा, एडिशनल डायरेक्टर से यह मतलब है एक्स्ट्रा। तो अगर डायरेक्टर्स को लग रहा है कि भाई अभी हमें जो अपना काम करने में प्रॉब्लम है, हम किसी और को भी अपॉइंट करना चाहते हैं ताकि हमारा काम बांट लिया जाए, तो वो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। इज देयर डिफरेंस मोर पावर, ये मैंने बता दिया। ऑल्टरनेट डायरेक्टर अच्छे से प्लीज एक्सप्लेन, ऑल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कब तक होता है? तो वो वहां पर टाइम पीरियड बताया था कि नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तक तो वो रहेगा। एक बार मैं फिर अभी स्क्रॉल करके बता दूंगा, देखो उसको आप वहां से समझ लेना। फीडबैक कैसे देना है मैंने बताया, इसी क्यूए टैब में ही आप लिखते रहें तो वही फीडबैक होगी जो मैं वहां देख लूंगा। इसके अलावा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का गवर्नमेंट एजेंसीज एक डेटा बैंक बनाकर चलते हैं जिसमें उसका नाम पता सब लिखा होता है। तो उस डेटा बैंक से, जैसे हमारा आधार का डेटा बैंक कौन है, यूडीएआई, वहां पर वो डेटा बैंक बना हुआ है हम सबका। इसी तरह इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का गवर्नमेंट एजेंसीज एक डेटा बैंक बनाकर चलते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर में क्या डिफरेंस है, तो ये अभी मैंने कवर नहीं किया है। ऑब्वियसली जब मैं समझाऊंगा इस क्वेश्चन को उसी समय पर लूंगा। लगता है कि अभी तक के सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए। एक पॉइंट मैंने कहा था कि जो टर्म आप पूछ रहे थे एडिशनल या ऑल्टरनेट डायरेक्टर की, कि वो कब तक होगा, तो अब मैं स्क्रीन शेयर वापस कर रहा हूं। देखो उसमें एक बार इसको दोबारा आपको वो टर्म मैं समझा देता हूं ताकि क्लियरली आप उसको देख लें। तो देखिए टर्म जो है एडिशनल डायरेक्टर और ऑल्टरनेट दोनों की देख लो दोबारा ध्यान से। एडिशनल डायरेक्टर जो हमने बनाया है, सेकंड पॉइंट इसका पढ़ना हूं, एन एडिशनल डायरेक्टर सो अपॉइंटेड shall hold office up to the date of next annual general meeting or the last date on which next annual general meeting should have been held, whichever is earlier। तो एडिशनल डायरेक्टर अपना जो रोल रखेगा कब तक, अपना ऑफिस कब तक रखेगा, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक, या जिस दिन नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए थी लास्ट डेट पर। तो इसको जब आप एजीएम पढ़ेंगे एनुअल जनरल मीटिंग, वहां भी और अच्छे से समझ आएगा। तो दोनों में से जो अर्ली डेट है उस दिन तक आपका ये एडिशनल डायरेक्टर अपना ऑफिस रख सकता है, मतलब वो एडिशनल डायरेक्टर रहेगा। ऑल्टरनेट डायरेक्टर में देखो बिल्कुल क्लियर है कि सच एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर शैल वेकेट द ऑफिस, मतलब वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं रहेगा। कब? ऑन द रिटर्न ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर, जब ओरिजिनल डायरेक्टर वापस आ जाता है, और द एक्सपायरी ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर्स टर्म whichever is earlier, या फिर जिस दिन उसकी टर्म एक्सपायर हो जाती है। पता चला वो अभी वापस नहीं आया लेकिन उसकी टर्म एक्सपायर हो गई, तो उस दिन ही जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर था उसकी भी टर्म एक्सपायर हो जाएगी। और जैसा भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सर उसकी डेथ अगर हो गई तो क्या होगा, तो उसी दिन फिर ऑल्टरनेट डायरेक्टर की भी टर्म एक्सपायर कर जाएगी, और उसके बदले जो ओरिजिनल के बदले फिर वो कैजुअल डायरेक्टर अपॉइंट होगा जिसको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहेंगे। तो देखो इस बैकग्राउंड के साथ अभी तक जो हमने डिस्कस किया, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। यहाँ ये भी एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है आपसे, डायरेक्टर आइडेंटिटी नंबर और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको डीआईएन बोलते हैं। तो डीआईएन क्या है, देखो डीआईएन इज अ यूनिक 8 डिजिट नंबर अलॉटेड टू अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो जिसको डायरेक्टर बनाना है उसे एक 8 डिजिट का नंबर देंगे, उसको क्या बोलते हैं, डीआईएन। द वैलिडिटी फॉर सच अ नंबर इज फॉर लाइफ टाइम। ये डीआईएन पूरी लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगा, जैसे आधार कार्ड होता है ना आपको मिलता है, तो वैलिडिटी इज लाइफ टाइम। To get DIN, an application is to be filed in the form DIR3 in case of an existing company according to section 153 and 154 of the Companies Act। तो जिसको DIN चाहिए उसको एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। DIN remains the same for every individual irrespective of the number of companies he has served or is serving। एज जी कंपनी में रहो आपका डिन एक ही होगा, तो जो नंबर मिलेगा उसी को आपको हर कंपनी के अंदर लिखकर देना पड़ेगा। डिन एप्लीकेशन इज प्रोसेस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये एप्लीकेशन कौन प्रोसेस करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे देखो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के, कि 8 डिजिट नंबर होता है, एक पर्सन को मिलता है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी होती है, प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन आपको देनी है, और एवरी इंडिविजुअल जो है
उसको किसी भी कंपनी में वो सर्व करे, डिन एक ही उसको रखना है। और डिन की एप्लीकेशन कौन प्रोसेस करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर। पर्पस क्यों क्या है, डिन हमें क्यों चाहिए? जिसको भी डायरेक्टर बनना है तो कुछ साइन करने पड़ेंगे कंपनी के, और जहां भी वो साइन करेगा उसके नीचे अपना डिन स्पेसिफाई करेगा ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो मैं लिखूं डॉक्टर संदीप कुमार गोयल डायरेक्टर, तो वो तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेरे डिन से जो होगा आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मैं कौन सा डॉक्टर संदीप कुमार गोयल हूं, तो उससे वो पता चल जाएगा। द बेसिक पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग डिन बाय द डायरेक्टर्स इज टू गेट देम रजिस्टर्ड इन द डेटाबेस ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। तो वो अपने आप को रजिस्टर कराना, सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई देमसेल्व्स, ताकि गवर्नमेंट उनको आइडेंटिफाई कर सके जब भी जरूरत हो, और डायरेक्टर अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकें अपने नाम के साथ, बिफोर साइनिंग अ रिटर्न इंफॉर्मेशन और एप्लीकेशन रिलेटेड टू द कंपनी बाय मेंशनिंग देयर डिन अंडरनीथ देयर सिग्नेचर। तो ये जो डिन लिखा जाएगा बेसिकली डायरेक्टर्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए लिखा जाएगा, और जहां भी वो साइन करेंगे उसके नीचे ये डिन उनको लिखना अनिवार्य है। एप्लीकेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिन, तो डिन की अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी सेक्शन 153 में। तो एवरीवन हु इज इंटेंडिंग टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल मेक एन एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अलोंग विथ फीस स्पेसिफाइड इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में जो फीस स्पेसिफाइड है उसके साथ एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। जो भी डायरेक्टर बनना चाहता है उसको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। किसको देंगे ये एप्लीकेशन? सेंट्रल गवर्नमेंट को। टाइम पीरियड स्पेसिफाइड फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन, तो डिन आपको कितने समय में मिल जाएगा? सेक्शन 154 बताता है द अलॉटमेंट ऑफ डिन मस्ट बी डन विद इन 1 मंथ ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन। तो 1 महीने के अंदर अंदर आपने जब एप्लीकेशन दी सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको डिन मिल जाएगा। प्रोहिबिशन टू ऑब्टेन मोर देन 1 डिन, तो एक डायरेक्टर का मैंने बताया था एक ही दिन होगा, एक से ज्यादा कोई दिन नहीं ले सकता है। इसके बाद देखो डायरेक्टर टू इंटीमेट डिन नंबर, तो डायरेक्टर को जब दिन मिल जाएगा तो उसको कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा विद इन 1 मंथ ऑफ रिसीविंग द डिन। तो जिसका वो डायरेक्टर बनना चाहता है उस कंपनी को वो जिस दिन उसे दिन मिला उसके 1 महीने के अंदर अंदर इंटीमेट करेगा। कंपनी टू इन्फॉर्म डिन टू रजिस्ट्रार, अब कंपनी रजिस्ट्रार को उसका दिन बताएगी, उसके लिए क्या टाइम पीरियड है? दिस सेक्शन मेक्स इट मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी टू फर्निश द डिन ऑफ ऑल इट्स डायरेक्टर्स टू द रजिस्ट्रार or relevant authorities of central government along with the prescribed fees and in the prescribed format। तो कंपनी को ये बताना होगा रजिस्ट्रार को within 15 days of receiving the intimation by the director or with the additional fees and within such time period as has been specified under section 403 of the act। तो इसमें आप चाहो तो 15 दिन में बता दो, बहुत अच्छा है, नहीं तो मैक्सिमम 270 दिन या कुछ और भी टाइम पीरियड सेक्शन 403 में आपको मिल जाएगा एडिशनल फीस के साथ। तो देखो अब इन पॉइंट्स को एक बार फिर ढंग से दोबारा समझ लो। एक तो पहले हमने बता दिया था डिन क्यों चाहिए, किसको चाहिए, तो वो अच्छे से क्लियर हो गया था। अब पर्पस क्या था? आइडेंटिफिकेशन। अलॉटमेंट ऑफ डिन जो है एप्लीकेशन उसके लिए कौन करेगा? जो भी डायरेक्टर बनना चाहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगा, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में करेगा। उसके बाद कितने समय में मिल जाएगा? जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिली, सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन मिलने के 1 महीने के भीतर भीतर आपको दिन मिल जाएगा। प्रोहिबिशन टू ऑब्टेन मोर देन 1 दिन, किसी भी पर्सन को एक से ज्यादा दिन नहीं दिया जाएगा। डायरेक्टर को अपना दिन मिलने के 1 महीने के बाद कंपनी को इंटीमेट करना होगा। कंपनी ये दिन 15 दिन के अंदर बताएगी, जब उसको डायरेक्टर बता चुका है उसके 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को बताएगी। और अगर 15 दिन में नहीं बता पाती है तो कुछ एक्स्ट्रा डेज भी मिल जाएंगे उसके लिए, लेकिन कुछ उसको एडिशनल फीस देनी पड़ेगी। ग्राउंड्स फॉर कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिन, तो किसी डायरेक्टर को जो डिन मिला
अब वो कैंसिल कैसे हो जाएगा? देखो कब वो दिन वैलिड नहीं रहेगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट में कैंसिल द अलॉटेड दिन। तो देखो क्लियर है एकदम, इन द केस ऑफ इशुएंस ऑफ अ डुप्लीकेट डिन टू अ डायरेक्टर, तो एक से ज्यादा डिन मिल गया तो वो कैंसिल कर देंगे। द डिन अलॉटेड विल बी कैंसिल्ड ऑन द डेथ ऑफ द रेस्पेक्टिव डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर की डेथ हो गई है तो डिन कैंसिल कर देंगे। द पर्सन हैज बीन डिक्लेयर्ड ऑफ अनसाउंड माइंड बाय द कोर्ट, अगर वो पर्सन जो डायरेक्टर है वो अनसाउंड माइंड का हो गया तो डिस्क्वालीफाई हो गया, उसका डिन भी कैंसिल कर देंगे। इफ द डिन हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉडुलेंट बेसिस, तो अगर डिन की एप्लीकेशन में उसने कुछ गलत जानकारी दी थी तो फिर उसको भी कैंसिल कर देंगे। द पर्सन हैज बीन एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट, अगर वो पर्सन कोर्ट ने कह दिया कि इंसॉल्वेंट है तो उस केस में भी उसका डिन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अब जब आपसे पूछा जाए स्पेसिफिकली कौन से ग्राउंड से कैंसिलेशन के, तो ये सारे पॉइंट्स देने हैं। अदरवाइज डिन पर पूछा जाए तो जितना आपको याद रहता है, शॉर्ट नोट ऑन डिन जो समझ में आता है उसके बारे में आप लिख देंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिन को कैंसिल करेगा कब? अगर एक से ज्यादा दे दिया, किसी को डुप्लीकेट दे दिया। डिन अलॉटेड, अगर डेथ हो गई है तो कैंसिल कर देगा। अनसाउंड माइंड का हो गया है तो कैंसिल कर देगा। डिन जो है फ्रॉडुलेंट बेसिस पर अगर लिया गया था तो कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर जो पर्सन है वो इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका भी डिन कैंसिल कर दिया जाएगा। Once the person has been allotted a din, it remains the same for the rest of his life, irrespective of whether he remains a director in a company or not. तो एक बार जो दिन मिल गया पूरी जिंदगी के लिए वैलिड रहेगा, वो डायरेक्टर रहे तो भी और डायरेक्टर ना रहे तो भी। एक पर्सन अगर चाहे, जिसने दिन लिया है, अगर वो सेक्रीफाइस करना चाहे, सरेंडर करना चाहे तो अपने दिन को सरेंडर कर सकता है, ये कहकर कि भाई मैं कभी डायरेक्टर बना नहीं था और आगे बनना भी नहीं चाहता हूं। तो however a person can surrender his din to the central government by making a declaration that he has never been appointed as a director। तो ये हमने कंप्लीट किए प्रोविजंस किसके, कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डिन क्या है और वो कैसे आप लेंगे। अब इसके बाद देखो हम आ गए नेक्स्ट, क्या उसी दिन से ही रिलेटेड है ये भी इन अ वे, सेक्शन 159 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। तो अगर डायरेक्टर ने किसी सेक्शन का वॉयलेशन किया तो उस पे पनिशमेंट क्या लगेगी। तो इफ एनी इंडिविजुअल डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी कॉन्ट्रावीन्स एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 152, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड सेक्शन 152 के किसी प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन किया, मतलब उस प्रोविजन को नहीं माना या कुछ गड़बड़ की। सेक्शन 155, प्रोहिबिशन टू ऑब्टेन मोर देन वन डिन, ये भी ऊपर बताया था ना, एक से ज्यादा डिन आपके पास नहीं हो सकता अगर आपने ले लिया। अगर द सेक्शन 156, डायरेक्टर टू इंटीमेट डिन, डायरेक्टर को बताना था ना एक महीने के अंदर अंदर कंपनी को, सच इंडिविजुअल और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months, तो उसको 6 महीने की जेल हो सकती है, विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 50,000 रुपीज, या फिर फाइन लग सकता है जो 50,000 रुपए तक जाएगा। एंड वेयर द कॉन्ट्रावेंशन इज कॉन्टिन्यूइंग वन, अगर वो डिफॉल्ट प्रोविजंस का चलता जा रहा है तो कॉन्टिन्यूइंग वन विद अ फर्दर फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज फॉर एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच कॉन्ट्रावेंशन कॉन्टिन्यूज, तो 500 रुपए पर दिन के हिसाब से एक्स्ट्रा फाइन भी लग सकता है अगर ये डिफॉल्ट चलता जाएगा। तो ये सभी डायरेक्टर्स के लिए है। देखो कोई भी डायरेक्टर अगर बन गया और उसने अगर ये इन सेक्शंस के प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन किया तो उसको क्या फाइन लगेगा, क्या पेनल्टी लगेगी, वो मैंने आपको अभी बताया। तो कौन से सेक्शंस थे, 152, 155, 156, अगर इन सेक्शंस के प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन किया तो सच इंडिविजुअल और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months, तो 6 महीने की उसको जेल हो सकती है, विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 50,000, 50,000 का वन टाइम फाइन लग सकता है, और उसके साथ साथ अगर वो डिफॉल्ट चलता रहेगा तो 500 रुपए पर डे के साथ के हिसाब से ये फाइन आगे बढ़ता रहेगा। तो अब देखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसमें जितना कवर होता है अगले 5-7 मिनट में, देखो फर्स्ट डायरेक्टर्स तक मैं कंप्लीट कर देता हूं और उसके बाद आपके क्वेश्चंस लेके इस सेशन को हम कंप्लीट कर देंगे। तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, फर्स्ट डायरेक्टर्स,
फर्स्ट डायरेक्टर नाम से समझ में आ रहा है ना, कौन से डायरेक्टर्स होंगे जो सबसे पहले कंपनी को देखेंगे, द फर्स्ट, और उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा। द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर यूजुअली नेम्ड इन द आर्टिकल्स। तो कहां पर लिखा होता है फर्स्ट डायरेक्टर्स का नाम, जब आप अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं तो उसमें लिख देते हैं कि कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होंगे। अगर आपने नहीं लिखा, in case the articles do not name them, the subscribers to the memorandum may appoint them according to the procedure laid down in the articles। तो जो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर हैं, मतलब जिन्होंने मेमोरेंडम बनाया तो वो जमा किया, वो लोग ये बताएंगे कि फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होंगे। बट इन द केस अगर आर्टिकल्स में भी नहीं लिखा और सब्सक्राइबर्स ने भी नहीं बताया तो क्या होगा। But in case they are neither named in the articles nor appointed by the subscribers, तो ना तो articles में लिखा हुआ है ना subscribers ने बताया, the subscribers to the memorandum shall be deemed to be the first directors of the company। तो जो subscriber थे memorandum के वो ही first director माने जाएंगे। Such director shall hold office only till the first annual general meeting। अब जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं वो कब तक अपने डायरेक्टर का ऑफिस रखेंगे, पहली एनुअल जनरल मीटिंग तक। तो पहली एनुअल जनरल मीटिंग तक वो अपने डायरेक्टर का ऑफिस रखेंगे। इन केस ऑफ अ वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी मतलब जिसका एक ही मेंबर होता है, इफ द फर्स्ट डायरेक्टर हैज नॉट बीन अपॉइंटेड बाय द आर्टिकल्स, तो अगर उसमें भी आर्टिकल्स ने फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया, द इंडिविजुअल मेंबर, वही जो वन मेंबर है वही डायरेक्टर हो जाएगा। द इंडिविजुअल मेंबर शैल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर until a director or directors are duly appointed by the member। तो जब तक कि वो डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर देता है जब तक वो खुद ही डायरेक्टर रहेगा। तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स की हम बात कर रहे थे, कौन सा सेक्शन इसके लिए वैलिड होता है, सेक्शन 152। सेक्शन 152 के हिसाब से द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर यूजुअली नेम्ड इन द आर्टिकल्स। तो कहां पर फर्स्ट डायरेक्टर्स स्पेसिफाइड होते हैं, आर्टिकल्स में। आर्टिकल्स में नहीं लिखा हुआ है तो सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम उनका नाम बताएंगे, उन्होंने भी नहीं बताया तो सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ही फर्स्ट डायरेक्टर्स बन जाएंगे। ये फर्स्ट डायरेक्टर अपना ऑफिस कब तक होल्ड करेंगे, नेक्स्ट मतलब फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक। और अगर वन पर्सन कंपनी है तो या तो वो आर्टिकल्स में बता देगा कि भाई किसको हमें फर्स्ट डायरेक्टर बनाना है, और अगर नहीं बताया है तो वो मेंबर ही फर्स्ट डायरेक्टर बन जाएगा। अब फर्स्ट डायरेक्टर बनने के लिए भी देखो क्या है, एवरी पर्सन प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग और अदरवाइज शैल फर्निश हिज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये समझ आ गया डिन, तो जिसको भी डायरेक्टर बनना है उसको अपना डिन कंपनी को बताना पड़ेगा, एंड अ डिक्लेरेशन दैट ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर अंडर दिस एक्ट। और उसे ये बताना पड़ेगा कि इस एक्ट में मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं, तो उसको अपना एक डिन बताना है। और क्या बताना है, बोलो कि मैं इस एक्ट के हिसाब से डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफाइड हूं। तो अब देखो थोड़ा सा और अगले 5-7 मिनट में जितना कवर हो पाता है तो सब्सीक्वेंट डायरेक्टर की बात करते हैं। तो अभी हमने बात की फर्स्ट डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा, बोलो जो आपके सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा, कुछ नहीं लिखा तो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ही फर्स्ट डायरेक्टर बन जाएंगे। और अगर वन पर्सन कंपनी है तो या तो वो वन मेंबर ने बताया होगा आर्टिकल्स में, नहीं तो वो ही फर्स्ट डायरेक्टर बन जाएगा। सब्सीक्वेंट डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करेगा, मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कहां पर अपॉइंट करेंगे, एनुअल जनरल मीटिंग में, एजीएम में। तो अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड अदरवाइज all subsequent appointments of directors shall take place in the general meeting of the company। तो subsequent directors का appointment कहां पर होगा, general meeting में। अब देखो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना, जो मैं कवर कर रहा हूं ये भी 5 नंबर में सीधा सीधा अलग से कई बार पूछ लेता है। रोटेशनल रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, या व्हाट डू यू मीन बाय रोटेशनल डायरेक्टर्स, व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ रोटेशनल रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसको ध्यान से समझना। In case of a public company or a private company which is a subsidiary of a public company, तो पब्लिक कंपनी के केस में या फिर किसी प्राइवेट कंपनी के केस में जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, ओनली 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कैन बी परमानेंट। तो जो टोटल डायरेक्टर्स हैं उसका मैक्सिमम हम परमानेंट कितने बना सकते हैं, 1/3। तो टोटल डायरेक्टर है 9 मान लो, 9 का 1/3 कितना हुआ,
9 का 1/3 हुआ 3, तो मैक्सिमम परमानेंट डायरेक्टर कितने हो सकते हैं 3। तो रोटेशनल रिटायरमेंट वाले फिर कितने बचे 6। तो बाकी जो 2/3 हैं, एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शैल बी रोटेशनल डायरेक्टर्स। तो समझ आ गया किस कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, पब्लिक कंपनी की या प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। उनको अपने टोटल डायरेक्टर्स का कम से कम 2/3 रोटेशनल डायरेक्टर बनाना पड़ेगा। 1/3 मैक्सिमम वो क्या कर सकते हैं, 1/3 तो परमानेंट बना सकते हैं, 2/3 रोटेशनल होना जरूरी है। However, the articles of association of such companies can provide that all the directors shall retire at every annual general meeting। तो क्या मतलब हुआ, कम से कम 2/3 रोटेशनल है और पूरे के पूरे भी रोटेशनल हो सकते हैं। मतलब परमानेंट बनाना कोई जरूरी नहीं है, रोटेशनल बनाना जरूरी है। तो कम से कम 9 में से 6 डायरेक्टर को आप रोटेशनल डायरेक्टर रखेंगे और पूरे के पूरे 6 के बाद 7, 8, 9 तक भी आप रोटेशनल डायरेक्टर रख सकते हैं। अब रोटेशनल का मतलब क्या है और ये होगा कैसे, एट एवरी सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग आउट ऑफ 2/3 रोटेशनल डायरेक्टर 1/3 और द नंबर नियरेस्ट टू 1/3 मस्ट रिटायर। क्या मतलब हुआ, जो रोटेशनल डायरेक्टर हैं उसका 1/3 कम से कम हर मीटिंग में रिटायर करेगा। तो अभी मैंने क्या समझाया था कि कंपनी के टोटल डायरेक्टर्स कितने थे, बोलो 9 में से 2/3 कितना था, अगर उसने 6 डायरेक्टर रोटेशनल रखे हुए हैं तो इस 6 का 1/3 एट एवरी सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग आउट ऑफ 2/3 रोटेशनल डायरेक्टर 1/3 और नंबर नियरेस्ट टू 1/3 मस्ट रिटायर। तो रोटेशनल कितने थे, 9 में से 6, अब 6 का 1/3 कितना हुआ 2। तो 2 रिटायर, हर 2 डायरेक्टर हर मीटिंग में वहां रिटायर करेंगे द डायरेक्टर्स। और ये यहाँ पर आपको मैथ्स का अप्रोक्सीमेशन लगाना है क्योंकि लिखा है ना नियरेस्ट टू, मतलब नियरेस्ट टू 1/3, मतलब अगर वो 2.1 आया तो 2 ही रखोगे और 2.6 आया तो 3 कर दोगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में मैंने बताया था फ्रैक्शन को 1 ही माना जाएगा। The directors to retire by rotation at every annual general meeting shall be those। अब 9 में से 2 डायरेक्टर रिटायर करने पड़ेंगे, मैंने बोला हर मीटिंग में। कौन से 2 रिटायर होंगे, who have been longest in the office since their last appointment। तो जो सबसे पुराने अपॉइंटी हैं, तो मतलब सीनियोरिटी के बेसिस पे जो सबसे पहले अपॉइंट किया गया था, अब उसको सबसे पहले रिटायर करोगे। बट एज बिटवीन पर्सन हु बिकम डायरेक्टर्स ऑन द सेम डे, अगर जो डायरेक्टर बने थे सेम डे तो उसमें क्या करोगे, रिटायरमेंट में बी डिटरमाइंड बाय लॉट। अगर जो भी मतलब ड्रॉ लगा लोगे, मतलब लॉटरी लगा लोगे चिट बना के उनकी, और उस चिट में से देख लोगे जिसका नाम आया उसे रिटायर करा दोगे। रिटायर कराने का मतलब कि अब वो डायरेक्टर नहीं रहेगा, हालांकि वो आगे रीअपॉइंट हो सकता है, वो आगे प्रोविजन जब नेक्स्ट टाइम कभी टाइम मिलेगा तो मैं आगे डिस्कस करूंगा। बट इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी ऑल द डायरेक्टर्स कैन बी परमानेंट। तो प्राइवेट कंपनी के केस में सारे डायरेक्टर्स परमानेंट हो सकते हैं। तो ये रोटेशनल वाला किसके लिए एप्लीकेबल है, बोलो पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। अगर एक सिंपल कोई प्राइवेट कंपनी है जो पब्लिक कंपनी से रिलेटेड नहीं है तो वो अपने 100% क्या कर सकती है, बोलो परमानेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, उसके लिए रोटेशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना अनिवार्य है। ये कितने होंगे, टोटल डायरेक्टर्स का कम से कम 2/3 और पूरे के पूरे भी हो सकते हैं, मिनिमम 2/3 रोटेशनल आपको बनाना है। ये रिटायर करेंगे हर एनुअल जनरल मीटिंग में, और कौन रिटायर करेगा उसमें से, जो सबसे पुराने होंगे। और अगर वो 2 पर्सन सेम है, एक ही डेट के अपॉइंटेड है, तो उसमें आप मतलब पर्ची निकालकर उनकी चिट्स बनाकर ड्रॉ ऑफ लॉट से ये फैसला कर सकते हैं कि किसको हमें रिटायर कराना है। तो इतना देखो रोटेशनल डायरेक्टर्स के बारे में भी मैंने बताया। तो अभी आज की क्लास के लिए मुझे लगता है इतना काफी है। अब जब आगे कभी मुझे टाइम मिलेगा तो इस यूनिट का जितना भी हो पाएगा और मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। आज एटलीस्ट 30 से 40% तक इस यूनिट का जो वेटेज है वो लगभग मैंने कोशिश कर रही है कि कंप्लीट हो जाए इस 2 घंटे के सेशन में। और कंप्लीशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी समझ में भी आ जाए। मैं पूरी की पूरी यूनिट पढ़ा दूं और समझ में कुछ ना आए तो उसका कोई मतलब नहीं होता।
तो जितना भी मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होना चाहिए, और इस पर अगर कोई सवाल आया तो आप पेपर में कर दें। तो अभी मैं फिर वही 5 मिनट के लिए एक ब्रेक लूंगा, आपके क्वेश्चंस देखूंगा और उसके बाद उनका आंसर करूंगा। तो आज के बाद अब नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी, उसमें शेड्यूल्ड है जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4, उसका मैं थोड़ा सा इसी तरह से आपको ओवरव्यू दूंगा और जितना कवर कर पाऊंगा तो कवर करने की कोशिश करूंगा। परसों में यूनिट 5 की बात करूंगा। यूनिट 5 थोड़ी सी छोटी है तो उसमें टाइम मेरा बच जाएगा। तो यूनिट 3 ये जो कुछ रह गया अगर जितना कवर कर पाएंगे वो डे आफ्टर टुमारो, मतलब परसों की क्लास में इस यूनिट का एटलीस्ट जितना रिमाइंडर अभी मुझे बात करनी थी वो हम कोशिश करेंगे डे आफ्टर टुमारो बात करें। कल हम यूनिट 4 पर ही बात करेंगे। डिफरेंट यूनिट्स बताने का पर्पस ये है कि एटलीस्ट आप हर यूनिट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लें, और उस बेसिक जानकारी से अगर आप एक्स्ट्रा अपने आप पढ़ना चाहें या जब तक नेक्स्ट क्लासेस शेड्यूल नहीं हो रही हैं तो एटलीस्ट अपने आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, किस तरह से उसकी पढ़ाई करनी है वो देख सकते हैं। तो आप इन सब चीजों के लिए तैयार रहें। तो अब फिर देखो 5 मिनट के लिए मैं ब्रेक पर जा रहा हूं। इस बीच में आप अपने क्वेश्चंस और इस सेशन की फीडबैक जो आपको कैसा लगा, क्या समझ आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो देखो आपके क्वेश्चंस में फिर ले रहा हूं कि पहला मुझे दिख रहा है डायरेक्टर्स कैन होल्ड द पोजीशन एज अ डायरेक्टर ऑफ नॉट मोर देन। तो ये मैंने कवर नहीं किया था, आगे आपको पढ़ाना था, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आ गया है और ये आपको पता होना चाहिए, तो एक डायरेक्टर मैक्सिमम 20 कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, और कम से कम मतलब अगर वो पब्लिक कंपनीज हैं तो मैक्सिमम 10 कंपनी का, और पब्लिक प्राइवेट मिलाकर है तो मैक्सिमम 20 कंपनी का वो डायरेक्टर हो सकता है। तो इससे रिलेटेड अगर जब मैं आगे डिस्कस करूंगा तो इसे डिटेल में बता दिया जाएगा आपको। तो एक पर्सन मैक्सिमम कितनी कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है? अभी आप मानकर चलो 20 कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, जिसमें से अगर वो सारी की सारी पब्लिक कंपनी है तो मैक्सिमम कितनी कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है? 10 का। कितने मार्क्स के लिए कितना आंसर कितने पेजेस में लिखना है, ये मैंने इस सेशन के बिल्कुल शुरू में बताया था कि ये लॉ का पेपर है, इसमें पेजेस मैटर नहीं करते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा गया है और उसका क्या सही आंसर है आपको वो लिखना है। तो 5 नंबर में आप 3 लाइन लिखें, अगर उससे आंसर पूरा हो गया है तो 3 लाइन लिख के भी पूरे 5 मिल जाएंगे। और हो सकता है कई बार वो बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ लिया है तो आपको 1 से 1.5 पेज तक भी लिखना पड़ सकता है। तो क्या पूछा गया है उसका आंसर करना है, कितना लंबा लिखना है उससे इस पेपर में कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा वही ये सवाल हो गया। दिन मैंने बताया था डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये एक ऐसा नंबर है जो 8 डिजिट नंबर है जिससे हम डायरेक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे आपका मेरा आधार नंबर होता है ऐसा ही डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। क्यों लेते हैं? क्योंकि डायरेक्टर को आइडेंटिफाई किया जा सके, ताकि कोई डायरेक्टर मतलब अगर 20 कंपनी का मैक्सिमम डायरेक्टर हो सकता है और एक से ज्यादा दिन ले लेगा तो पता चलेगा वो फिर कैसे चेक करोगे, तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी कि कितने कंपनी का वो डायरेक्टर है। पीडीएफ कब तक मिलेगी? मोस्ट प्रोबेबली आज आपको मिल जाएगी, जितना मैंने पढ़ाया है उसकी पीडीएफ एटलीस्ट मिल जाएगी, या जो आगे मैं परसों भी कवर करने वाला हूं इस यूनिट से इस टॉपिक का डायरेक्ट कंपनी मैनेजमेंट का, वो उसमें होगा। इसके अलावा और एक क्वेश्चन मुझे क्या दिख रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है? तो बेटा जितना भी मैंने पढ़ाया है वो सब इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अनइंपॉर्टेंट चीज इस लिमिटेड टाइम में मैं बात नहीं करता हूं। जब अब एक पेपर होगा जिसमें सवाल आएगा मान लो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर पर, एक में आएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पर, एक में आएगा वुमेन डायरेक्टर पर, तो पिछले 3 साल के पेपर देखोगे तो तीनों का एक एक सवाल 5-5 नंबर में आया हुआ होगा। तो एज सच जितनी भी बात यहाँ की गई है वो सब इंपॉर्टेंट है। और मैंने बताया ना ये यूनिट कितने नंबर की वेटेज रखती है? 20 नंबर की। 20 नंबर का क्या मतलब हुआ? 5-5 नंबर के 4 सवाल, और ऑप्शन में 5-5 नंबर के 4 सवाल, तो टोटल 8 सवाल आने हैं समझो। 8 में से आपको कोई से 4 करने होंगे इस यूनिट पे मैं कह रहा हूं। तो फिर जितना भी यहाँ आपको पढ़ाया जा रहा है वो सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सिलेबस में जो एक एक वर्ड लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा सीधा उस वर्ड को देखना है और उससे रिलेटेड मटेरियल पढ़ लेना है। ज्यादातर पूछने वाले ये भी जवाब मैंने दे दिया है। रोटेशनल डायरेक्टर्स कौन है? देखो एक बार फिर अच्छे से समझ लो।
पब्लिक कंपनी और जो प्राइवेट कंपनी, जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, उनके लिए जरूरी है कि वो कम से कम 2/3 डायरेक्टर्स अपने रोटेशनल डायरेक्टर्स रखेंगे। परमानेंट ये नहीं कि भी एक बार बना दिए सारे, सारी जिंदगी के लिए वो डायरेक्टर बन गए, तो मैक्सिमम वो 1/3 अपने परमानेंट डायरेक्टर बना सकते हैं। 2/3 उनके डायरेक्टर कौन होंगे? रोटेशनल। रोटेशनल का क्या मतलब है? वो उसमें से कुछ 2/3 में से मैंने बताया था ना 1/3 हर जनरल मीटिंग में रिटायर करेंगे। रिटायर करने का मतलब अब वो डायरेक्टर नहीं रहेंगे। हालांकि जो रिटायर करेगा उसका रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है, वो प्रोविजन अभी मैं कवर यहाँ नहीं कर पाया। तो रोटेशनल से मतलब ये है कि जिसको अगली मीटिंग में हम डायरेक्टर नहीं रख पाएंगे, तो वो मतलब टोटल जो डायरेक्टर्स हैं उसका 2/3 हमारा एटलीस्ट रोटेशनल डायरेक्टर होना चाहिए, और उस 2/3 का कम से कम 1/3 हर बार रिटायर होना चाहिए। तो ये मतलब है इसका, तो इसको अच्छे से समझ लेना। मैंने बोला था अगर टोटल 9 डायरेक्टर है तो 9 का 2/3 हुआ 6, तो 6 तो रोटेशनल होंगे। किसके लिए? पब्लिक कंपनी के लिए या प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। और प्राइवेट कंपनी अगर है तो उसके लिए रोटेशनल डायरेक्टर्स वाले प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस 5 नंबर के आएंगे? तो आपको मैंने बताया बेटा टोटल हमारे पेपर में 5 सवाल होंगे और हर सवाल के 3-3 पार्ट्स होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ए बी सी तीनों 5-5 नंबर के, उसकी चॉइस में फिर ए बी सी तीनों 5-5 नंबर के। तो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल कितने सवाल हो गए? 3 ऊपर और 3 नीचे, तो 6। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 सब में 6-6 सवाल, तो टोटल आपके कितने सवाल हो गए? इसका मतलब 30 सवाल पेपर में आएंगे इस सब्जेक्ट में। और पहले जो भी आप एक ऑप्शन सेलेक्ट करोगे उसके तीनों पार्ट सेम ही ऑप्शन के करने पड़ेंगे। यूजुअली पेपर का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। दिन देखो मैंने अच्छे से बताया, बेनिफिट कंपनी को मतलब डायरेक्टर को भी होता है कि उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, और बेसिकली गवर्नमेंट को फायदा होता है, बेसिकली अथॉरिटीज को फायदा होता है कि वो किसी तरह का डायरेक्टर कोई मैनिपुलेशन चीटिंग ना कर रहा हो, किसी रूल का वायलेशन वो ना कर रहा हो। तो दिन मैंने अच्छे से बता दिया। इसके अलावा देखो दिन सारी कंपनी के लिए सेम ही रहेगा, बिल्कुल सही है। जैसे आपका आधार नंबर कहीं पे भी दोगे, एसओएल में जमा करोगे तो भी वही रहेगा, बैंक में जमा करोगे तो भी वही रहेगा, कहीं भी जमा करोगे वही रहेगा। इसी तरह डिन जो हम जो है डायरेक्टर अगर बने किसी भी कंपनी के लिए तो एक ही डिन जमा करेंगे, तभी तो वो आइडेंटिफाई होगा ठीक से। यू विल कंटिन्यू द यूनिट टुमारो। कल बेटा हम नेक्स्ट यूनिट का आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन, यूनिट 4 का, जैसा मुझे कहा गया है। तो पर्पस ये है कि एटलीस्ट आप सभी यूनिट्स के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें और कुछ अपने आप भी पढ़ पाएं, या क्लासेस जब आगे दोबारा रीशेड्यूल हो तो जितना लेफ्ट ओवर पोर्शन है उसमें वो कवर किया जाएगा। यूनिट 1-2 का भी ये मैं बिल्कुल बताऊंगा, मैंने कह दिया है, ये परसों डे आफ्टर टुमारो आखिरी 15 मिनट में यूनिट 1-2 का मैं आपको कौन मतलब जो कंटेंट है सिलेबस का और वेटेज है वो वहां बता दूंगा, बिल्कुल ठीक है। तो अभी भी आप जो अपनी फीडबैक लिखना चाहते हैं तो लिखते रहें बेटे, और अच्छे से ये सेशन अटेंड करते रहें। कल हम यूनिट 4 की बात करेंगे और जितना भी यूनिट 4 में मैं कवर कर पाऊंगा उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू, thanks to the SOL team, thanks to all the students for your patient listening to this particular lecture। 2 घंटे तक लॉ जैसा सब्जेक्ट जो कि टेक्निकल सब्जेक्ट है उसको अटेंड करना आसान काम नहीं है, मुझे पता है आपके लिए भी मुश्किल है और मेरे लिए पढ़ाना भी थोड़ा सा मुश्किल है मानकर चलो, लेकिन जब डिफिकल्ट सिचुएशन है तो उसमें डिफिकल्ट काम हमें कर लेने चाहिए। बट ये क्लास आपके लिए बहुत मीनिंगफुल है, ये मुझे पता है और ये आपको भी पता है, जैसा आप फीडबैक में लिख भी चुके हैं। तो आप इसको ढंग से सुनते रहिए, समझते रहिए और फिर इसका पूरा फायदा उठाते रहिए। फाइन कब देना पड़ता है? एक क्वेश्चन आया है, वो मैंने बताया था कि अगर डायरेक्टर प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन करते हैं, कौन से प्रोविजंस का? एक से ज्यादा डिन ले लिया, मान लो डिन कंपनी को बताया नहीं तो वहां पर प्रोविजन बताया था कि कितना फाइन लगेगा, 25,000 रुपए या फिर 500 रुपए पर डे। तो जो डायरेक्टर अगर डायरेक्टर से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं अगर उसके कोई प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन करता है तो उसको फाइन देना पड़ता है, ठीक है। कुछ बच्चे फीडबैक लिखने में कंजूसी करते हैं, तारीफ नहीं करते हैं, तो उनको बेटा कर देनी चाहिए। तो फीडबैक लिखते रहो अच्छी, तो अच्छा रहता है, उससे फिर कॉन्फिडेंस आता है टीचर को भी और समझ में आता है कि क्या आपने सुना समझा।
आपको ये रिकॉर्डिंग उसी तरह से देखनी है, मैंने बोला जिस तरीके से आप इस क्लास के लिए लॉगिन करे थे। तो आप चेक करना क्लास जब खत्म हो जाती है उसके 10-15 मिनट बाद, क्या आप उसी तरह से दोबारा लॉगिन करें आज ही के सेशन के लिए 10 से 12 वाले के लिए, तो क्या आप वहां रिकॉर्डेड लेक्चर देख पा रहे हैं? तो वहां से देखो। ऑथर सब्जेक्ट, बेटा क्वेश्चंस थोड़ा सा क्लियर लिख दो तो मैं ठीक से समझ पाऊंगा। कई बार आप वो अपनी मतलब सिंपल जो व्हाट्सएप की लैंग्वेज में लिखते हो ना, तो वो मेरे को नहीं समझ में आ पाता कि आप एक्चुअली पूछना क्या चाह रहे हैं। तो अब कुछ बच्चों ने अपना कंजूसी छोड़ के फीडबैक लिखनी शुरू करी है। तो थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तो आज के लिए काफी है, कल हम यूनिट 4 की बात करेंगे सुबह 10 से 12, ठीक है? तो आप कंटिन्यू रखिए सेशन को कल। और अभी ये लेक्चर खत्म होने के बाद आप देखना जिस तरीके से आपने लॉग इन किया था उसी तरीके से जब आप 10 से 12 के सेशन पे आज के लिए देखेंगे तो आपको ये वीडियो रिकॉर्डेड दिखना चाहिए। थैंक यू।